तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैंग बड़ी आसानी के साथ लाल छिपकली को पकड़ लेता है और उसके पूछने पे कि चैंग कौन है तो वो उसे बताता है कि वो पासे में गुजर रहा था और चैंग लाल छिपकली को पीस के अब कश्मीरी मिर्च बनाने वाला है। खैर इसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने चैंग को कुछ भी नहीं बताया है कि लाल छिपकली अगर बाहर चला गया तो फिर क्या होगी और क्या होगा अगर वो वॉर को शुरू कर देता है और क्या होगा अगर वो बाहर जाके इन सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। चैंग के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और उसे ये भी नहीं पता था कि अगर वॉर शुरू हो गई तो फिर क्या इससे गॉडेस की जिंदगी को खतरा होगा कि नहीं होगा, और अगर कुछ भी होता है तो इससे चैंग को ही देरी होगी जिससे उसे आर्टिफैक्ट मिलने में और ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए चैंग फैसला करता है कि वो यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं उन सभी को मार देगा, क्योंकि अगर उन लोगों में से कोई भी बचता है तो फिर इससे चैंग को ही नुकसान होगा और उसके समय में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि डिमोनिक एनर्जी जैसे ही सील से बाहर निकली तो फिर वो ह्यूमन वर्ल्ड से होते हुए इमोर्टल वर्ल्ड तक चली गई और इमोर्टल वर्ल्ड के जितने भी लोग थे उन सभी को हैरान कर दिया और यहाँ तक कि ये एनर्जी तीनों वर्ल्ड्स तक जा चुकी है और हर किसी को इसके बारे में पता चल चुका है। और ऐसे ही सेम एनर्जी तभी महसूस की गई थी जब एशियंट हेवनली डीमन ने स्विमिंग वैली के अंदर तबाही मचाई थी। जिसके बाद हम लोग इमोर्टल वर्ल्ड को देखते हैं और वहाँ पे ये बताया जाता है कि जितने भी इमोर्टल्स हैं उन सभी को इकट्ठा किया जाए और वो सभी डायरेक्ट एशियंट डीमन के पास जाएंगे उसको दोबारा सील करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड को अब सिर्फ इमोर्टल वर्ल्ड ही बचा सकता है और कोई भी नहीं। इसके बाद हमें एक एक करके इमोर्टल्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि लिंग याओ जो कि हेवनली मोनार्च है और ये इमोर्टल लेवल पे है। जिसके बाद हम लोग दूसरी इमोर्टल को देखते हैं जिसका नाम है लिंग गुआन और ये भी एक हेवनली मोनार्च है और इसका भी लेवल इमोर्टल एम्परर जितना है। और तीसरी बार में हमारी मुलाकात उस बंदे से होती है जिसको हमने पहले भी देख रखा है, जो कि है जुआन वो इमोर्टल डोमेन का इमोर्टल मास्टर और इसका नाम है जीमिंग। और ये तीन लोग हैं जो कि उस डीमन को रोक सकते हैं और साथ ही में कॉमन लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। इसके बाद हम लोग सुमिंग किंगडम को देखते हैं जिसको डेविल एनर्जी ने पूरी तरीके से घेर लिया था और वो पूरी जगह एनर्जी से ढक चुकी थी। लेकिन ऐसे खतरनाक टाइम पे भी हम लोग उस सुंदर बंदे को देखते हैं जिसको अभी भी गॉडेस की चिंता हो रही थी और वो भागते हुए उस तरफ जाने लगता है और उसे ऐसा लग रहा था कि चैंग अभी गॉडेस की बाहों में लिपटा होगा और उसे कोई भी खतरा नहीं होगा क्योंकि गॉडेस उसकी जिंदगी बचा रही होंगी। इसीलिए वो वहाँ पे जाने लगता है ताकि वो चैंग जी से मिल सके। बाकी जितने भी मेल कुत्ते थे वो सभी उसे रोकते हैं और कहते हैं कि बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो बंदा उनकी बात नहीं मानता है और उनसे कहता है कि जब तक गॉडेस उनके ऊपर फेवर करेगी तो फिर उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम में हम लोग चैंग जी को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही थी और सभी लोग उसी के ऊपर उम्मीद लगाए हुए थे कि जब तक गॉडेस यहाँ पे है तब तक कुछ भी नहीं होगा और हर तरह का मैटर फिर से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन चैंग जी उन लोगों से कहती है कि जो सील है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और चैंग जी अकेले इस सील को दोबारा रीसील नहीं कर सकती है। लेकिन वो सभी लोग उसी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि वो किस तरह की गॉडेस है जब वो एक सील को फिर से ठीक नहीं कर सकती है। इसके बाद वो सभी लोग चैंग जी को दोष देने लगते हैं और उससे कहते हैं कि उसके गॉडेस होने का क्या ही फायदा है। लेकिन चैंग जी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करती है और उन्हें घूरते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद रखो बेवकूफ हो। और वो उनसे कुछ कहने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसके सीने के ऊपर एक मार्क बनाता है और उसको काफी जोर से दर्द होने लगता है। बेसिकली ये चैंग जी की सील थी जो उसको पावर देती है, लेकिन वो मुश्किल से ही अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रही थी। इसके बाद चैंग जी वहाँ पे खड़े जितने भी गार्ड्स थे उन सभी से कहती है कि वो अकेले यहाँ की डेविल एनर्जी को प्यूरिफाई करने की कोशिश करती है, तब तक वो सभी लोग नॉर्मल लोगों को ले और पूरे किंगडम को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि पता नहीं डेविल कभी भी बाहर आ सकता है और जितना हो सके उतना लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सभी को यहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे किंग टा वहाँ पे आता है और वो गॉडेस से कहता है कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और उसने पहले ही इमोर्टल्स को इसके बारे में बता दिया है और इमोर्टल्स यहाँ पे आने ही वाले हैं और वो आसानी के साथ डेविल को रोक देंगे। लेकिन उसी टाइम पे चैंग जी आगे बढ़ती है और वो किंग डा से कहती है तुम लोग मेरी चॉपर को धीरे धीरे करके चुरा रहे थे, अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो फिर मुझे इतनी दिक्कत होती ही नहीं है। इसके बाद चैंग जी किंग डा के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है क्या उसे पता भी है कि इमोर्टल्स ने कितनी जाने गंवाई थी उस डेविल को पहले यहाँ पे सील करने के लिए, और अगर किंग डा और बाकी लोगों ने उसकी डिवाइन पावर को चुराया ना होता तो फिर वो आसानी के साथ इस सील को अगले 10,000 सालों तक मेंटेन करके रख सकती थी। लेकिन ये सील सिर्फ 6,000 सालों के अंदर ही टूट गई और उसे पता भी नहीं है कि अगर वो डेविल बाहर आ गया तो फिर ये चैंग जी और पूरे लोग इसी दिन मारे जाएंगे, वो इन सभी की गर्दनें काट देगा। लेकिन किंग डा अभी भी इन बातों को जरा सा भी सीरियस नहीं लेता है और वो सारी बातों को यूं ही हल्के में गवा देता है और वो चैंग जी से कहता है कि चैंग जी जिंदा रहने के लिए अभी सिर्फ किंग डा के ऊपर ही डिपेंड करेगी और किसी के ऊपर नहीं। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो एनर्जी थी वो आना बंद हो चुकी थी, क्योंकि चैंग अभी लाल छिपकली के साथ फाइट जो कर रहा था, इसलिए उन लोगों को लगता है कि उन लोगों की जिंदगी बच चुकी है और उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। यहाँ तक कि चैंग जी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये एनर्जी
अचानक से आना बंद कैसे हो गई। लेकिन किंग टांग को ऐसा लगता है कि इमोर्टल्स ने वहाँ पे किसी को भेजा है, तभी उन लोगों ने सेल को दोबारा से रीसील कर दिया है। और वो चैंगजी से कहता है कि चैंगजी बेफालतू में इतनी ज्यादा बवाल कर रही थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोग वहाँ पे 1000 माइल प्रिज्म को बुलाते हैं, जो कि एक टूल है जो कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर ताक झाक करने के लिए अच्छा है और ये काफी अच्छे से स्पाई करने के लिए माना जाता है। इसके बाद सभी लोग इस मिरर की मदद से ये देख सकते हैं कि डीमन अबायस यानी कि सील के अंदर क्या चल रहा है। इसके बाद जब वो सभी लोग शीशे के अंदर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि डीमन अबायस के अंदर लाल छिपकली यानी कि टाशी के साथ साथ वहाँ पे और कोई भी है जो कि उसके साथ फाइट कर रहा है। इसके बाद उन सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि एशियन डीमन ने आसानी के साथ सील को तोड़ दिया है। इसके बाद वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि डीमन किंग और उसकी पूरी आर्मी एक नेचुरल एनिमी मानी जाती है इमोर्टल्स के खिलाफ, जो कि अब पूरी तरीके से जाग चुके हैं और आजाद हो गए हैं। लेकिन उन सभी लोगों को इस बात की खुशी थी कि डीमन अबायस के अंदर अभी भी चैंग है। उन लोगों को पता नहीं है कि वो बंदा कौन है, बस उन्हें लगता है कि किसी इमोर्टल ने इसे भेजा है और वो सभी लोग बस इसी बात की मनोकामना करने लगते हैं कि वो बंदा जब तक इमोर्टल्स यहाँ पे पहुंच नहीं जाते हैं तब तक वो टाशी को रोक के रखे। लेकिन वहीं पे चैंग जी अपने मन के अंदर यही सोचती है कि ये डीमन अबायस के अंदर क्या कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि चैंग डीमन अबायस के अंदर मस्त एंजॉय कर रहा था और वो अपनी पावर्स का एंजॉय करते हुए एक एक करके डीमन आर्मी के सोल्जर्स को मार रहा था। और वो लोग जो बाहर से देख रहे थे उन्हें ऐसा लगता है कि चैंग आसानी के साथ डीमन किंग को डोमिनेट कर रहा है और उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि चैंग इमोर्टल्स के द्वारा भेजा गया कोई नया इमोर्टल है जो कि आसानी के साथ टाशी को रोक के रखने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग एक जंजीर को पकड़ता है जो कि किसी पत्थर से बंधी हुई थी। जिसके बाद चैंग उसी पत्थर का इस्तेमाल करके टाशी के ऊपर मारता है जिससे वो टाशी नीचे जाके गिरता है। हम लोग देखते हैं कि किंग टा हंसते हुए आगे से कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया के अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग बचे हुए होंगे जो कि डीमंस के साथ इस तरह से आसानी के साथ फाइट कर पाएंगे। आसपास के लोग जितने भी थे वो सभी खुश हो जाते हैं कि चैंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो मदद आने तक टाशी को रोक के रखेगा। लेकिन उसी टाइम में हम लोग चैंगसी को देखते हैं जिसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बंदा अंदर कर क्या रहा है। इसके बाद चैंगसी को याद आता है कि चैंग ने उसे कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चैंग उसकी साइड नहीं छोड़ेगा और उसकी रक्षा करेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग डीमन अबायस के अंदर जितने भी डीमन सोल्जर्स थे उन सभी को मार देता है और सिर्फ वहाँ पे टाशी बचता है। लेकिन टाशी आगे से हंसते हुए कहता है कि चैंग को लगता है कि वो महामहिम है लेकिन वो इतना भी ताकतवर नहीं है जितना वो खुद को सोचता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाशी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है। जिसके बाद वो आसपास से जितने भी लोग डर रहे थे उनके डर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और वो जब लोगों के डर को एब्जॉर्ब करता है तब वो डर उसकी ताकत में बदल जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाशी की ताकत धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और टाशी चैंग से कहता है कि चैंग को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ चैंग भले ही पूरे इमोर्टल वर्ल्ड का लॉर्ड ही क्यों ना हो लेकिन इसके बावजूद वो टाशी के सामने नहीं टिक पाएगा और चैंग आज टाशी के हाथों यहीं पे मारा जाएगा। हम लोग देखते हैं कि टाशी की बढ़ती हुई ताकत को देख के चैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि सिस्टम भी चैंग के सामने आ जाता है और वो चैंग को बताता है कि एक ऐसा अपोनेंट डिटेक्ट किया गया है जो कि क्लोन की करंट स्ट्रेंथ को सरपास कर चुका है, इसलिए चैंग को सावधान रहने और अटेंशन करने की जरूरत है। जिसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है कि तुम्हें किस बात का डर है, अपनी ये बकवास अपने पास ही रखो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग कहता है कि वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हम लोग देखते हैं कि लाल छिपकली ट्रांसफॉर्म होने के बाद थोड़ा सा कूल लग रहा था। जिसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि टाशी का जो करंट लेवल है वो डोमेन गॉड जितना है। इसके बाद टाशी आगे बढ़ते हुए चैंग से कहता है कि चैंग शक्तिशाली है लेकिन इसके बावजूद वो चैंग जी से बस एक हाथ ऊपर है और ज्यादा कुछ नहीं। जिसके बाद टाशी आगे बढ़ता है और वो चैंग के ऊपर इतना जोरदार पंच मारता है कि वो पंच स्पेस को भी तोड़ देता है, जिससे चैंग पीछे जाके गिरता है और वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सिस्टम चैंग से पूछता है कि उसका अपोनेंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, क्या उसको एक एडवांस क्लोन चाहिए। लेकिन चैंग सिस्टम से ये पूछता है कि अगर वो यहाँ पे मारा जाता है तो फिर क्या वो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस चला जाएगा। सिस्टम चैंग को बताता है कि वो जा तो सकता है लेकिन उसको इस टाइमलाइन के अंदर एक क्लोन बनाना पड़ेगा तभी वो वापस जा सकता है। लेकिन उसी टाइम पे टाशी चैंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि वो किस बारे में फालतू की बातें कर रहा है। टाशी चैंग को मरते दम तक टॉर्चर करेगा। इसके बाद टाशी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और वो चैंग के ऊपर धड़ाधड़ पंचेस मारने लगता है और उसको लाल लाल कर देता है। बाहर की तरफ हम लोग देखते हैं जब वो देखते हैं कि टाशी ताकतवर हो चुका है और उसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है तो फिर सभी लोगों की फट जाती है और उन लोगों के मुंह खुल जाते हैं। चैंग जी उन लोगों को बताती है कि डेविल्स का जन्म हमेशा सभी लोगों की लालसा से होता है और जब तक इस दुनिया के अंदर लालसा बनी रहेगी तब तक डीमन ताकतवर होता जाएगा और कोई भी उसकी फिजिकल बॉडी के साथ मैचअप नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि गॉड्स
उसको भी पूरा यकीन नहीं होता है कि वो लोग टासी जैसे स्ट्रेंथ वाले किसी बंदे को पूरी तरीके से मार सकते हैं। गॉड्स बस इतना ही करते हैं कि वो लोग टासी जैसे ताकतवर बंदे को कुछ हजार सालों तक सील कर देते हैं। लेकिन इस तरह के मॉन्स्टर को सील करने के लिए भी ऐसी ताकत होनी चाहिए कि वो पूरे डिमोनिक क्लैन को पूरी तरीके से खत्म कर सके। लेकिन चैंगजी को ये बात समझ में नहीं आती है कि टासी के पास इतनी ज्यादा ताकत अचानक से कैसे आ गई। लेकिन बाद में उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। इसके बाद चैंगजी किंग से कहती है कि जो टाशी है उसने कई सालों पहले ही अपनी ताकत को बढ़ा लिया था और वो कई सालों पहले ही सेल को तोड़ के बाहर आ सकता था, लेकिन इसके बावजूद उसने ये नाटक किया और इन सभी को चूरन देता रहा क्योंकि वो सही मौके की तलाश में था कि वो कब बाहर आके तबाही मचा सकता है। किंग टा चैंगजी से कहता है कि उसे इसके बारे में पहले कैसे पता चला, जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर टासी ने पहले ही अपनी ताकत को हासिल कर लिया है तो फिर चैंग के पास कोई भी चांस नहीं है कि वो टासी जैसे अपोनेंट के सामने एक पल के लिए भी खड़ा हो। और सिस्टम भी चैंग से बार बार यही पूछ रहा था कि उसको एक एडवांस क्लोन चाहिए। उसी टाइम पे हम लोग टासी को देखते हैं जो कि हंसते हुए चैंग से कहता है कितनी दुख की बात है कि तुम यहीं पे मरने वाले हो। इसके बाद वो चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपनी दुनिया में ही मगन था और वो आगे से कहता है कि वो जब चाहे तब एक नया क्लोन बना सकता है, लेकिन वो जब भी किसी हाईएस्ट पावर वाले क्लोन के साथ फाइट करता है तो फिर अचानक से उससे जितना ताकतवर एक एनिमी उसके सामने आ जाता है। इसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है कि सिस्टम चैंग के साथ मिलकर कुछ मजेदार करना चाहता है। सिस्टम आगे से कहता है कि मुझे बैड फीलिंग आ रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे से वहाँ पे दो दावी ड्रैगन को समन करता है जो कि जाके डायरेक्ट टासी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वो दोनों ड्रैगन भी टासी का एक बाल नहीं उखाड़ पाते हैं और टासी आगे से कहता है कि इमोर्टल लव उसके ऊपर कोई भी असर नहीं करते हैं और सेल के बाहर से उसे बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है, यानी कि डर, जो कि उसकी ताकत में बदलते जा रहे हैं। टासी बताता है कि जो भी लोग उससे डरते हैं वो सारे डर उसकी ताकत में बदल जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाशी की ताकत इसी तरह से और भी ज्यादा बढ़ती रहती है। हम लोग देखते हैं कि किंग टा चैंगजी से पूछता है कि उसको रोकने का कोई भी तरीका नहीं है और न ही हम लोग किसी की डर को रोक सकते हैं। इसीलिए वो चैंगजी से पूछता है कि यहाँ पे और कोई तरीका है जिसकी मदद से वो लोग डायरेक्ट सील को दोबारा से सील कर दें और उन दोनों को वहीं पे बंद कर दें। हम लोग देखते हैं कि चैंगजी अब दुविधा में फंस चुकी थी क्योंकि उसका मिशन ये था कि उसे एंट्रेंस को हमेशा के लिए सील कर देना है, जिससे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों की जिंदगी वो बचा सके। लेकिन चैंग अभी भी डेमन अबायस के अंदर फाइट कर रहा था और चैंग को ऐसे अकेला छोड़ तो सकती नहीं है। लेकिन अगर चैंगजी डेमन अबायस को अभी की अभी सील कर देती है तो फिर चैंग पक्का मारा जाएगा क्योंकि टाशी उसे अंदर छोड़ेगा नहीं। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि आगे सिस्टम से कहता है कि क्लोन को रिडीम कर लिया जाए। इसके बाद सिस्टम चैंग के लिए एक नया क्लोन बनाने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डीमन अबायस के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे सभी लोग चैंगजी के ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं कि क्या वो सबको इसी तरह से मरते हुए देखना चाहिए। इसीलिए वो लोग उसके ऊपर प्रेशर डालते हुए कहते हैं कि चैंगजी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डेमन अबायस को सील कर देना चाहिए। उसी टाइम पे हम लोग हांजी को देखते हैं जो कि वो वहाँ पे टेलीपोर्ट होके आ चुकी थी और जब वो यहाँ का पूरा माहौल देखती है तब वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि डीमन किंग जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हांजी चैंगजी की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि ये लड़की पक्का उस लड़के को बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेगी, यानी कि चैंग को। लेकिन हाँ, हांजी को अभी भी नहीं पता है कि चैंग डीमन अबायस के अंदर फाइट कर रहा है और जिसके बाद हांजी ये चिंता जताने लगती है कि उम्मीद करती हूँ कि चैंग को एक सेफ जगह मिल चुकी होगी जहाँ पे वो डर के मारे चुप गया होगा और वो सेफ रहेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि इमोर्टल्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी से कहते हैं कि किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में ले लिया गया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग याओ आगे बढ़ता है और वो अपने सभी इमोर्टल सोल्जर से कहता है कि वो सभी इकट्ठा हो जाएं और डीमन अबायस को जल्दी से लॉक करने की कोशिश शुरू कर दें। जिसके बाद हम लोग उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सील कर देंगे। उसी टाइम पे चैंगजी आगे बढ़ती है और वो लिंग याओ से आगे कहती है कि डीमन अबायस के अंदर एक बंदा फाइट कर रहा है जो कि अभी तक मरा नहीं है, तो फिर क्या उसको जिंदा बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है और क्या उसको डीमन अबायस से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन लिंग याओ को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता है कि कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है जो कि एशियन डीमन लॉर्ड के खिलाफ इतनी देर तक फाइट कर रहा हो और उसे पूरा यकीन था कि अब तक वो बंदा लाश बन चुका होगा और उसकी राखें भी नहीं बची होंगी। लेकिन इसके अलावा एक बंदे को सेक्रीफाइस करने के बदले में अगर लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है तो लिंग याओ उसको भी सेक्रीफाइस कर देगा। बेसिकली वो चैंग को बिल्कुल भी बचाने में इंटरेस्टेड नहीं था। इसके बाद लिंग याओ चैंगजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि चैंगजी की बेपरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है
लेकिन इसके बावजूद वो लिंग याओ को रोकना चाहती है किसी की जिंदगी बचाने के लिए। इसीलिए लिंग याओ चैंग जी से कहता है कि अभी के लिए उसे पीछे हट जाना चाहिए, नहीं तो उसका क्राइम और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके फॉर्मेशन को रेडी किया जाए। उसी टाइम पे हम लोग टाशी को देखते हैं जिसने चैंग की मार मार के हालत खराब कर दी थी और उसको लटका दिया था। टाशी चैंग से कहता है कि तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पे फाइट करोगे तो फिर तुम थोड़ा सा समय बचा लोगे। इससे बाहर की तरफ जितने भी इमोर्टल्स हैं वो सभी मुझे सील करने के लिए फॉर्मेशन को रेडी कर देंगे। इसके बाद टाशी चैंग को नीचे फेंक देता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ बेकार ही जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद टाशी हंसते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो जाते हुए कहता है कि मैं इमोर्टल्स को रोते हुए आवाज सुनूंगा, जिसके बाद मैं उनके पिछवाड़े को गर्म तवे के ऊपर सेकूंगा। उसी टाइम में सिस्टम चैंग को बताता है कि उसका क्लोन रेडी हो चुका है और वो जनरेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो टाशी को पार करके उसके सामने चला जाता है, जिससे टाशी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग का जो क्लोन इस बार जनरेट हुआ था दरअसल वो डीमन फॉर्म में था। इसके बाद चैंग टाशी से कहता है क्या मैंने तुमको अलाउ किया है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन टाशी आगे से कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, अगर वो मुझे यहाँ पे सील कर देते हैं तो फिर वो लड़की बेकार हो जाएगी, फिर उसका कोई भी यूज नहीं होगा। लेकिन चैंग आगे से टाशी को घूरते हुए कहता है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है और अपनी कंडीशन को देख के मुझे थोड़ा सा भाव दो। इसके बाद अगला सीन बाहर का होता है। हम लोग देखते हैं कि सभी लोगों ने मिलकर आसानी के साथ डीमन अबायस को सील कर दिया था। इसके बाद लिंग याओ टिंगटा से कहता है कि सभी इमोर्टल्स की वजह से हम लोगों ने आसानी के साथ इस सील को फिर से सील कर दिया है। किंगटा आगे से कहता है कि हेवनली मोनार्च के आने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चैंगजी थी वो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि चैंग अब मारा जाएगा। उसी टाइम पे हम लोग हांजी को देखते हैं और वो देखती है कि जैसे ही डीमन लॉर्ड को सील कर दिया है तो वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है ताकि वो डीमन आर्मी को बता सके कि डीमन लॉर्ड पहले ही सील हो चुका है और अगर वो लोग अटैक करते हैं तो फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ज़ीमिंग आगे बढ़ता है जो कि हांजी को रंगे हाथों पकड़ लेता है और उससे कहता है कि गटर का कीड़ा बाहर आ गया है, अब इसे पनिशमेंट तो मिलने ही चाहिए। इसे चैंगजी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बेवकूफ लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, अब इमोर्टल्स इसे कभी भी यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे और वो ये सभी मिलके इसे यहाँ पे मार देंगे। लिंग याओ चैंगजी से कहता है कि चैंगजी को आर्टिफैक्ट सुमिंग किंगडम के सील की रक्षा करने के लिए दिया गया था, लेकिन सील पहले ही टूट चुकी है और इसके बावजूद यहाँ पे हेवनली डीमन क्लैन का एक बंदा भी है जिसको चैंगजी ने पहचान लिया है और चैंगजी ने एक ऐसा क्राइम किया है जिसको माफ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद लिंग याओ चैंगजी के ऊपर हमला कर देता है जिससे चैंगजी पीछे जाके गिरती है, लेकिन वो लोग चैंगजी के साथ और कुछ करते कि इससे पहले ही जो सील उन लोगों ने अभी अभी बनाई थी वो फिर से टूट जाती है और उसके अंदर से एक एनर्जी बॉल बाहर निकलती है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उन्होंने अभी ही तो इस सील को बनाया था तो फिर ये अचानक से फिर से कैसे टूट गई। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो एनर्जी बॉल असल में चैंग और टाशी थे और टाशी पहले ही मारा जा चुका था क्योंकि चैंग ने उसे हड्डियों में बदल दिया था। और चैंग उन लोगों से कहता है कि एक कामचोरों का ग्रुप किसी दूसरे को जज करने वाला है उनके एक्शन के तौर पे, यहाँ तक कि जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे उस पूरे एरिया के अंदर उन्होंने कभी भी इस तरह की ऑरा को महसूस नहीं किया था और उन सभी को यकीन हो जाता है कि चैंग का जो ऑरा है वो हेवनली डीमन के बराबर है, ना कि किसी डीमन लॉर्ड के, और टाशी का ऑरा जो है वो डीमन लॉर्ड के लेवल का था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को और रिलीज करने लगता है। इससे आसपास के जितने भी लोग खड़े थे उन सभी की सांसें अटक जाती हैं और उन सभी लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, बेसिकली वो डर के मारे कांप रहे थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग सिस्टम से कहता है सिस्टम मुझे कुछ मस्ती करनी है और मुझे कुछ मछलियों के खाना है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि उन्हें चैंग को कैसे न तैसे रोकना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाता है और वो चलना शुरू करता है तो फिर उसके ऑरा की वजह से जितने भी लोग वहाँ पे थे वो सभी अपने घुटनों पे आ जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग याओ, ज़ीमिंग और गुआंग जो कि हेवनली मोनार्च थे वो सभी अपनी टीम बना लेते हैं और आगे बढ़ के कहते हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पे चैंग को रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उन सभी लोगों को बर्बाद कर देगा और वो काफी सारे जाने लेगा। लेकिन वो सभी लोग अपने अपने वेपन लेके आगे बढ़ ही रहे थे कि उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है और वो सबसे पहले ज़ीमिंग के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है और उसके दांतों को तोड़ देता है। इसके बाद चैंग बाकी बचे दो हेवनली मोनार्च के ऊपर भी हमला करता है और उन सभी को उनकी औकात दिखा देता है। किंगटा अपने मन के अंदर सोचता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो बचे कुछ इमोर्टल्स थे वो सभी अब भी चैंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि चैंग ने तीनों मोनार्च को मारने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी को वेस्ट किया होगा और अगर वो सभी एक साथ चैंग के ऊपर हमला करते
हैं तो वो सभी मारे जाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग ऊपर आसमान में जाता है और वो उन सभी एनर्जीज को इकट्ठा करते हुए उसे एक बॉल में कन्वर्ट करता है। और चैंग इस मूव को देखते हुए उन तीनों इमोर्टल्स के पसीने छूट जाते हैं और वो पसीने में भीग जाते हैं। इसके बाद चैंग उस मूव का इस्तेमाल करके नीचे की तरफ अटैक करता है और नीचे की तरफ जितने भी इमोर्टल थे चैंग उन सभी को एक ही बार में मार देता है। इसे चैंग जी और हान जी का बड़ा सा मुख खुल जाता है और उनकी सांसें अटक जाती हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग उन सभी मॉन्स्टर्स को मार के वहाँ पे आराम से खड़ा ही था कि उसी टाइम पे चैंग का मास्टर वो भाई पता नहीं कहाँ से निकलता है और वो चैंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड लेके हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन चैंग उसको गालों से पकड़ लेता है तो फिर उसकी मास्टर की फट जाती है और मास्टर आगे से कहता है कि माफ कर दो, मैं रिट्राइट करता हूँ, मैं ये सब कुछ छोड़ के खेतों में जा रहा हूँ खेती करने के लिए। आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि डेविल ने उसे रंगों हाथों पकड़ लियो है, अब वो बच के ना जा सके, वो मारा जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग चैंग के मास्टर को देखते हैं जो कि रोते हुए चैंग से कहता है कि इस छोटे कीड़े की जान बख्श दी जाए महामहिम। लेकिन चैंग भाई अपने मास्टर के मजे लेते हुए कहता है कि यह सच में मेरा मास्टर है या फिर उसके कोई डॉग वाला वर्जन है जो कि इतना ज्यादा लिपलिपा रहा है। खैर चैंग अपने मास्टर के चेहरे के ऊपर 2-3 थप्पड़ मारता है प्यार से, जिसके बाद वो अपने मास्टर को छोड़ देता है और उनसे कहता है कि अभी के लिए यहाँ से खिसक लो, अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो फिर तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके बाद चैंग जी की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ का सारा मैटर सुलझ गया है, इसलिए आप काम पे आते हैं। इसके बाद चैंग वहाँ पे आर्टिफैक्ट स्पिरिट को बुलाता है और उससे कहता है कि बाहर आओ। आर्टिफैक्ट स्पिरिट जैसे ही बाहर आती है तो फिर वो टाइम को वहीं पे रोक देती है। चैंग उसे कहता है कि तुमने मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी और जो भी बताया था वो किसी काम का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरी सारी सिचुएशन को समझा और हर चीज का एकदम सही से अंदाजा लगाया। इसके बाद मैंने जो तुम्हारे मास्टर की जान को खतरा दे रहा था यानी कि टाशी, उसे मैंने मार दिया है, इसीलिए अब फ्यूचर बदल गया होगा। लेकिन आर्टिफैक्ट स्पिरिट आगे से चैंग को बताती है कि फ्यूचर अभी तक नहीं बदला है, सब कुछ बिल्कुल सेम ही है। और वो चैंग को बताती है कि उसने इससे भी और ज्यादा भयानक कुछ महसूस किया है कि जब चैंग जी अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रही थी तब एक ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला किया और उसको नोच के खा गए। चैंग उसे पूछता है कि उसको याद है कि उसके ऊपर किसने हमला किया था और वो किन तरह के मॉन्स्टर थे, जिसपे आर्टिफैक्ट स्पिरिट आगे से बताती है कि उसने जितनी भी कोशिश की लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मास्टर यानी कि चैंग जी को नहीं बचा सकी और वो आखिर में मार ही गई। और यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं याद है कि वो लोग जाल में कैसे फंसे और उनके ऊपर किस तरह के मॉन्स्टर ने हमला किया था। जिसे चैंग हल्का सा गुस्सा हो गया आगे से कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पे पकड़म पकड़ाई खेलूं और ये पता लगाऊं कि तुम्हारे ऊपर हमला भी किसने किया था, तुम्हारे आर्टिफैक्ट स्पिरिट होने का फायदा ही क्या है, और तुम्हारे पास टाइम की एबिलिटी होना एक कलंक की तरह है जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। आर्टिफैक्ट स्पिरिट वहाँ से जाते हुए कहती है कि चैंग जी के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान है कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद आर्टिफैक्ट स्पिरिट वहाँ से चली जाती है और वो जाते हुए कहती है कि अगले 2 दिनों के अंदर उसे इस किस्मत को रोकना ही होगा, नहीं तो चैंग कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद आर्टिफैक्ट स्पिरिट वहाँ से चली जाती है तो फिर चैंग अजीब से चेहरा बना के कहता है स्टॉप योर एस, कुछ बताया भी नहीं और मैं तुम्हारा रोकूं क्या, साला रीडर्स की तरह मेरी किस्मत भी ब्लैक हो गई है, पता ही नहीं है कि क्या करना है। जिसके बाद चैंग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि अगर वो इस तरह की फाइट को रोक देता है जैसे कि मॉर्टल्स और डीमन के बीच में होने वाली है तो इससे फ्यूचर ज्यादा सही ही रहेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग निंग रैंग जो कि एडवांस वर्जन है यानी कि फ्यूचर वाले पास्ट वाले सेल्फ और साथ ही में अपने मास्टर और वहाँ पे एक और बंदा था जो कि तुम्हें आगे दिखाई देगा, वो सभी लोग बच गए थे। तो फिर चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग जिंदा है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर को अभी भी कुछ नहीं हुआ है, तो फिर क्या मुझे इन्हें मार देना चाहिए। लेकिन बाद में चैंग को याद आता है कि चाहे चैंग जितने भी लोगों को मार दे जो कि चैंग से नफरत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद फ्यूचर इतनी जल्दी से चेंज नहीं होगा और अगर चैंग इन लोगों को मार देता है तो फिर फ्यूचर में कुछ अजीब भी हो सकता है, शायद चैंग की वाइफ यानी कि जुआनचो शायद गायब ही हो जाए। और वैसे भी डीमन लॉर्ड सिर्फ एक प्यादे की तरह था जो कि चैंग जी की लाइफ के ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं डालेगा। यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं जो कि चैंग जी को मारने के लिए बहुत ज्यादा रीजन रखती होंगी, इसीलिए ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद चैंग हान जी को गोद में पकड़ता है और वो हान जी से कहता है कि ये काम हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वो तीनों एक डायमेंशन से किसी जगह पे जाने लगते हैं और वहीं पे निंग रैंग और चैंग का मास्टर और साथ ही में तीसरा बंदा वो तीनों अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हम लोग उन्हें जाके रोकें। इसमें चैंग का मास्टर आगे से कहता है कि मैं तो नहीं जाने वाला, अभी अभी जान बचा के भागा हूँ, दोबारा गया तो पक्का मार देगा। वहीं पे चैंग अंदर जाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि इनको मेरे साथ आने देना चाहिए, इतना ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे उतना मुझे फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका रफ आइडिया मिलते जाएगा। इसके बाद चैंग अंदर जाते हुए उन लोगों से कहता है कि जो कोई भी चैंग का पीछा करने की कोशिश करेगा चैंग उसको मार देगा। इसके बाद वो सभी लोग यही सोचने लगते हैं कि उन्हें गॉड से अब मदद मांगनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिमिंग लिंग याओ से पूछता है कि गॉडेस जरा सा भी रजिस्ट क्यों नहीं कर रही है। इस पे लिंग याओ आगे से
कहता है कि वो किसी की साइड पे भी नहीं है, जो कोई भी उसे प्रोटेक्शन देगा वो उसी की साइड पे चली जाएगी। इसके बाद लिंग योन जिमिंग से कहता है कि जल्दी से गॉड वॉल को ये रिपोर्ट दे दो कि गॉडेस ने हमें धोखा दे दिया है और वो गद्दारी करके किसी डीमन के साथ जा रही है। इसके बाद लिंग यो आगे बढ़ता है, जो कि चैंग के मास्टर और उसकी टीम को एक काम देता है कि उन्हें चैंग का पीछा करना है और उनकी लोकेशन के बारे में पता लगाना है। चैंग के मास्टर के बगल में जो तीसरा बंदा था वो आगे से कहता है कि वो लोग इतने ताकतवर है ही नहीं है कि वो चैंग के जरा सा भी क्लोज जा सके। जिस पे लिंग यो अपने पास से एक तलिस्मा बाहर निकालता है और वो उन लोगों को बताता है कि ये तलिस्मा बहुत ज्यादा काम का है। उन लोगों को चैंग के करीब जाना ही नहीं है, बस उसे चैंग की लोकेशन के बारे में बताना है और वो लोग जैसे ही चैंग की लोकेशन के बारे में बता देंगे तो वो लोग तुरंत वहाँ से भाग जाएंगे। इससे उनकी जिंदगी को कोई भी खतरा नहीं होगा। चैंग का मास्टर आगे से कहता है कि वो लोग पहले ही थके हुए हैं और उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी ऐसे डीमन का पीछा करेंगे जो कि हद से ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन लिंग यो आगे से कहता है कि उसने एडवाइस नहीं मांगी है और ये एक ऑर्डर है। तो फिर चैंग के मास्टर के पास कोई भी चारा नहीं बचता है, तो फिर उन लोगों को पीछा करना ही पड़ेगा। लिंग यो उन्हें घूरते हुए उनसे कहता है कि जब तक हाथ में कुछ मिले नहीं तब तक वापस मत आना और पीछा करते रहना। जिसके बाद वो सभी लोग चैंग का पीछा करने के लिए पीछे की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद हम लोग चैंग के मास्टर की टीम को देखते हैं और तीसरा बंदा जिसका नाम चोंग है वो हांजी के बारे में बताता है कि हांजी रिकॉन्लिशन यानी कि साथी संबंधी हीले किंगडम के अंदर इन्वाइट किया गया था और उसके पास एक इनेट एबिलिटी है जो कि वो जब चाहे तब कहीं पे भी जा सकती है, यहाँ तक कि वो हीवन डीमन क्लैन के अंदर भी आसानी के साथ जा सकती है। चैंग का मास्टर आगे से बताता है कि उसकी ये एबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है और वैसे भी हम लोग अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। इसके बाद चैंग का मास्टर आगे से कहता है कि जिनको भी मरने से डर नहीं लगता है वही लोग सिर्फ चैंग को फॉलो करेंगे। इसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि उन दोनों को किसी सेफ जगह पे ले आता है, लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग अभी कुछ देर के लिए तो सामने नहीं आएंगे और न ही कुछ बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों को इतना बड़ा झटका लगा है कि इन दोनों की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है और ये लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। हम लोग उन दोनों को देखते हैं जिनकी हालत सच में खराब थी और उनके मुंह अभी तक खुले हुए थे। इसके बाद चैंग एक जगह पे आराम से बैठ जाता है और वो सिस्टम से कहता है कि चलो घर चलते हैं। सिस्टम चैंग को बताता है कि होस्ट आपने अभी अभी पूरे स्विमिंग किंगडम की तबाही कर दी है और आपको लगता है कि आपके पास अभी भी कोई घर बचा हुआ होगा। इस पे चैंग उसे कहता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस जाना है। तो फिर सिस्टम चैंग से पूछता है कि आपने आर्टिफैक्ट के ऊपर गिव अप कर दिया है। इस पे चैंग उसे कहता है कि मेरा मतलब है कि मुझे ओरिजिनल बॉडी में वापस भेज दो और मेरा क्लोन यहीं पे रहेगा। इसके बाद सिस्टम चैंग को उसकी ओरिजिनल बॉडी में वापस भेज देता है। चैंग को जैसे ही उसकी ओरिजिनल बॉडी में होश आता है तो फिर लिंग और होंग दोनों उसे गले लगा लेती हैं और उससे रोते हुए कहते हैं कि बायुवे ने उसे बताया था कि चैंग की बॉडी अचानक से गायब हो गई है और वो कहीं पे नहीं मिल रहा है। चैंग उन लोगों से कहता है कि चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो काफी ज्यादा लकी है कि उसे कोई हिस्टोरिकल प्लॉट देखने का मौका मिल गया। जिसके बाद हम लोग क्योसो के किसी कोने में कुछ लोगों को इकट्ठा हुए देखते हैं और हम लोग वहीं पे एल्डर चोंग को देखते हैं और ये बंदा वही है जो कि भी पास्ट में चैंग के मास्टर के साथ था। हम लोग देखते हैं कि अपर वर्ल्ड के कुछ लोगों ने उसे फिर से जिंदा किया था रिकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके और वो लोग उसे कहते हैं कि चोंग के होने की वजह से वो लोग अपर वर्ल्ड की बैकबोन को वापस पा लिए हैं। इसके बाद अपर वर्ल्ड के बचे कुछ लोग चोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपर वर्ल्ड की इमोर्टल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग क्योसो के लैंड में चूहों की तरह रेंग रहे हैं और वो सभी लोग चोंग से यही उम्मीद कर रहे थे कि चोंग उनकी मदद करेगा उनके अपर वर्ल्ड के स्टेटस को फिर से पाने के लिए। चोंग उन लोगों से कहता है कि हेवनली डीमन के आने की वजह से एशियन हेवनली कॉन्टिनेंट के अंदर जाना ही एक सेफ आइडिया होगा, लेकिन वहाँ पे वापस जाने के लिए भी इन लोगों के पास क्योसो ट्राइपॉड का होना जरूरी था। इसीलिए चोंग के पास एक बहुत अच्छा प्लान था और वो उन लोगों से कहता है कि अगर वो लोग जुआनची की सोल को चुरा लेते हैं बिना किसी की नजरों में आए हुए तो फिर उन लोगों ने एक तरह से चैंग की जिंदगी को छीन लिया है और उन्होंने चैंग को हरा दिया, क्योंकि वो चैंग की सबसे प्यारी लड़की मानी जाती है और उसी के पास ही क्योसो ट्राइपॉड है और अगर वो लोग उसकी सोल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो फिर वो लोग आसानी के साथ क्योसो ट्राइपॉड को भी कब्जे में ले सकते हैं। के बाद चोंग उन लोगों से कहता है कि चैंग ने कई सारे इमोर्टल्स की समाधि ऊपर ही बना दी है, इसीलिए वो लोग इस तरह से शांत नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें बदला लेना ही होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन से पता चला था कि चैंग ने क्योसो ट्राइपॉड को जियांग फैमिली के हेड को दे दिया है ताकि वो जुआनचो की सोल की रक्षा कर सके और कोई भी उसके ऊपर हमला न करे। और जियांग फैमिली जो है दिन रात जुआनचो की सोल की रक्षा करती है और किसी को भी उनके पास भटकने तक नहीं देती है। यहाँ तक कि चोंग ने निंग रैंग से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन निंग राव ने उसे कोई भी भाव नहीं दिया और बात करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद वो सभी लोग एल्डर चोंग से पूछते हैं तो फिर वो लोग जुआनचो की सोल के पास कैसे जाएंगे और उसे चुराएंगे कैसे, जबकि वो लोग तो उसके पास तक नहीं भटक सकते हैं। इस पे चोंग उन लोगों को एक प्लान के बारे में बताता है जो कि
बिल्कुल सटीक प्लान था। दरअसल चैंग जो था वो अभी यहाँ पे नहीं था, इसीलिए अगर वो लोग आसानी के साथ जुआनसू की सोल के ऊपर हमला करते हैं यानी कि एक साथ, तो फिर जियांग फैमिली की हेड उन्हें रोक नहीं पाएंगी और वो लोग आसानी के साथ जुआनसू की सोल के ऊपर कब्जा कर लेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एल्डर जोंग के पास एक सोल अटैक था। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए उन सभी के पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे। 30 सेकंड के बाद तुरंत चैंग को पता चल जाएगा कि वो लोग जुआनसू की सोल के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और अगर चैंग वहाँ पे पहुंच गया तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, उन सभी की लाशें बिछा दी जाएंगी। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे फाइट को शुरू कर देते हैं और कई सारे इमोर्टल्स जुआनसू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि जियांग फैमिली बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है और उन्हें अपर वर्ल्ड को धोखा देके किसी कमीने के साथ टीम अप कर लिया है। निंगरैंग जैसे ही देखती है कि वो सभी इमोर्टल्स एक साथ जुआनसू की सोल के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर वो अपनी फैमिली के लोगों से कहती है कि सभी लोग अलर्ट हो जाएं और वो सभी जुआनसू की सोल को बचाने के लिए प्रैक्टिस करने लगे और उसकी रक्षा करें। और निंगरैंग उन्हें ऑर्डर दे देती है कि किसी को भी मारने से जरा से भी हिचकिचाना नहीं तो हम सभी लोग यहीं पे मारे जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसपास उन सभी लोगों के बीच में बैटल शुरू होने लगती है। उसी टाइम में हम लोग जुआनसू की सोल को देखते हैं और वहाँ पे उसका कोड देखने लगा था। इसके बाद एल्डर चोंग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वो अपना सोल अटैक करके जुआनसू की सोल को डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे कि उसी टाइम पे निंगरैंग अपना सोल अटैक करती है और वो आसानी से एल्डर चोंग के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। एल्डर चोंग निंगरैंग से कहते हैं कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो चैंग से इतना ज्यादा डर जाएगी कि वो काफी टाइम पहले ही जुआनसू की सोल के साथ अपनी सोल को जोड़ लेगी, जिससे वो जुआनसू की रक्षा कर सके। इसके बाद एल्डर चोंग एक बहुत तगड़ा अटैक निंगरैंग की सोल के ऊपर करते हैं और उसे एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसे कहते हैं कि निंगरैंग सोल अटैक के मामले में काफी ज्यादा आगे है एल्डर चोंग के मुकाबले में, लेकिन जब एक्चुअल बैटल की बात आती है तो फिर निंगरैंग का एल्डर चोंग के मुकाबले में कोई भी मुकाबला नहीं है। इसके बाद एल्डर चोंग निंगरैंग से पूछते हैं क्या वो सच में इतनी ज्यादा कल्टीवेशन को गंवाना चाहती है सिर्फ और सिर्फ एक छोटी लड़की की सोल को बचाने के लिए। इस पे निंगरैंग आगे से कहती है कि जुआनसू की वजह से ही उसकी फैमिली अभी तक जिंदा है, नहीं तो चैंग ने तो उसे कब का बर्बाद करके उसे मार दिया होता, और जुआनसू की वजह से ही उसकी फैमिली जिंदा रहेगी, तो फिर वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद निंगरैंग वहाँ पे एक तगड़ा अटैक एल्डर चोंग के ऊपर करती है और वो दोनों ही जुआनसू की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी सोल को जुआनसू की बॉडी के अंदर डाल दिया था ताकि निंगरैंग उसकी रक्षा करे और एल्डर चोंग उसे बर्बाद कर सके। लेकिन निंगरैंग के जबरदस्त अटैक की वजह से वो दोनों ही जुआनसू की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि निंगरैंग ने इतना भारी भरकम अटैक किया था तो इस वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और उसकी सारी कल्टीवेशन जा चुकी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियांग फैमिली को कई सारे इमोर्टल चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन सभी को मारने वाले थे। एल्डर चोंग आगे से कहते हैं कि जियांग फैमिली का आज जद ये एम्परर करेगा, यानी कि इस बुड्ढे ने खुद को एम्परर भी मान लिया। लेकिन उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि निंग के फादर टोबा और निंगजो वहाँ पे आ जाते हैं जुआनसू की सोल की रक्षा करने के लिए, और वो लोग उनसे कहते हैं कि मास्टर की वाइफ को छूने के बारे में सोचना भी नहीं तो तुम लोगों को मार दिया जाएगा। लेकिन एल्डर चोंग आगे से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि ये कीड़े अपर वर्ल्ड के अंदर कैसे आ सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि एल्डर चोंग का ऑरा बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए निंगजो, निंग के फादर और टोबा वो दोनों ही कांप जाते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि आज वो लोग यहीं पे मरने वाले हैं, क्योंकि चैंग अभी तक जागा नहीं है। और टोबा अपने मन के अंदर मनाने लगता है कि अगली जिंदगी में कम से कम मुझे और ज्यादा अच्छी कल्टीवेशन के लिए फ्रूट्स मिलेंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर गिरने लगता है और वो कांपना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो आगे से कहता है कि वो एक एम्परर है जिसने हजारों सालों तक अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है और वो किसी के सामने भी नहीं झुकता है, लेकिन आज एक एंड के ग्रुप के सामने उसे सामने झुकना पड़ रहा है और ये सब कुछ सिर्फ चैंग की वजह से हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि चैंग जाग चुका था और वो आसानी के साथ वहाँ पे आ रहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी इमोर्टल्स जिन्होंने अभी जियांग की फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया था, वो सभी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि चैंग अभी यहाँ पे कैसे आ सकता है, अभी भी 10 सेकंड बाकी है। हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे से कहता है कि अपर वर्ल्ड कुछ ज्यादा है नॉइसी हो गया है। जिसके बाद वो आगे से एक चुटकी बजाता है और एल्डर चोंग के पीछे जितने भी इमोर्टल्स खड़े थे वो सभी एक ही बार में दग जाते हैं, लिटरली दग जाते हैं, जिससे एल्डर चोंग कुछ ज्यादा ही घबरा जाते हैं। जिसके बाद चैंग उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है, बताओ भाई कैसे मरना चाहते हो। जिससे एल्डर चोंग डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि ये ऑरा लाखों साल पुराने हेवनली डीमन के मुकाबले में बहुत ज्यादा डरावना और भयंकर था। एल्डर चोंग आगे से कहता है कि वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा, बस चैंग उसको मारे नहीं। हम लोग देखते हैं कि निंगजू, टोबा और लिंग के फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं चैंग के वहाँ पे आने की वजह से, और वो इस बात से भी ज्यादा खुश थे कि चैंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हम लोग देखते हैं कि चैंग एल्डर चोंग से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे कुछ वजह दे दो, मैं तुम्हें
उन्हें ना मारो। इस पे एल्डर चोंग आगे से कहते हैं कि वो चैंग को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी कि लाखों साल पुराने एशियन कॉन्टिनेंट के बारे में भी। यहाँ तक कि वो चैंग को हेवनली डीमन के बारे में भी बता सकते हैं, यानी कि चैंग के बारे में ही बताएंगे। इसके बाद अगला सीन 5 मिनट के बाद का होता है। एल्डर चोंग ने टैंग को कुछ ज्यादा ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन इसके बावजूद चैंग जरा सा भी खुश नहीं लग रहा था, बल्कि चैंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने ये सभी बातें काफी टाइम पहले ही सुन रखी हैं। जिस पे एल्डर चोंग कुछ ज्यादा ही घबराने लगते हैं और वो चैंग से कहते हैं कि वो चैंग को और भी कई सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन चैंग अभी भी नहीं मान रहा था और वो उन्हें घूरते हुए देख रहा था। तो फिर एल्डर चोंग चैंग से कहते हैं कि वो चैंग को अभी जो हाल ही में एक डीमन लड़की यहाँ पे आई थी वो उसके बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद वो चैंग को हांजी के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं, उसके नाम से लेके उसकी एबिलिटी, वो कहाँ से आती है और उसकी कितनी बहनें थी। चैंग उसे कहता है कि बताते रहो। इसके बाद एल्डर चोंग चैंग को बताते हैं कि जब वो हांजी से पहली बार मिले थे तब वो बात कम से कम 1 लाख साल पुरानी है। जब उनको किसी ने ऑर्डर दिया था तब वो उनका पीछा कर रहे थे और एल्डर चोंग ने आधे दिनों के अंदर ही उन्हें ढूंढ निकाला था और यहीं से आगे की कहानी कंटिन्यू होगी, जहाँ से चैंग वापस अपनी रियल बॉडी के अंदर आया था। जिसके बाद चोंग ने चैंग के मास्टर से कहा था कि वो यहाँ पे रुक के इन सभी के ऊपर नजर रखेगा और वो मौका ढूंढ के सभी लोगों को बुलाने के लिए मैसेज देने जाएगा। लेकिन वो लोग इतना ज्यादा डर रहे थे कि वो लोग वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे। दरअसल चैंग सो रहा था, लेकिन इसके बावजूद जो उसकी ब्रेथ थी उसकी सांसों से उसका डरावना ऑरा बाहर रिलीज हो रहा था, इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। लेकिन इसके बावजूद चोंग को मैसेज तो भेजना ही था। इसके बाद जब वो मैसेज भेज के वहाँ पे आता है तब तक वो सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि चैंग का मास्टर सो लिया था। इसके बाद चोंग चैंग के मास्टर से पूछता है कि हेवनली डीमन कहाँ पे चला गया। इस पे चैंग का मास्टर आगे से उबासी लेते हुए कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए सो गया था। उसी टाइम पे हांजी ने अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो लोग यहाँ से निकल गए और उसे पता भी नहीं चला। इसके बाद वो जंगल में किसी और इशारा करते हुए बताता है कि वो लोग वहाँ पे गए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि वो लोग वहाँ पे गए होंगे। चैंग आगे से उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या वो कोई ताश की पत्ती है जो उन्हें हम ढूंढ लेंगे, वो इतना बड़ा जंगल है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उनके साथ कोई नया बंदा भी था जो स्पेशली चैंग को पकड़ने के लिए आया है। वो बंदा उन लोगों से कहता है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने जैसा बताया है और वो डीमन सच में उतना शक्तिशाली है तो फिर अगर हम उससे गलती से भी टकरा जाते हैं तो फिर हम लोग अपनी मौत को ही न्योता दे रहे होंगे। अभी के लिए उसकी लोकेशन हमें पता है, यही काफी है। हम लोग मौका देखेंगे जिसके बाद हम उसके ऊपर हमला करके उसे मार देंगे और सोचेंगे कि आगे क्या करना है। चैंग का मास्टर आगे से उस बंदे को शुक्रिया कहता है, जिसके बाद वो अपने घुटनों पे आ जाता है और वो आगे से कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी उतना जितना शक्तिशाली डीमन नहीं देखा है। मैं इस बात को सोच भी नहीं सकता हूँ कि अगर उसने गलती से भी लड़ाई को शुरू कर दिया तो फिर कितने बेसहारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए उन्हें किसी भी कीमत पे चैंग को सील करना ही पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो कि स्पेशल बंदे थे और इन्हें गॉड का एम्बेसडर कहा गया है, हिंदी में गॉड के दल्ले, और ये सभी लोग चैंग जैसे डेविल्स को पकड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं और साथ ही में गॉडेस के मास्टर को भी यहाँ पे भेजा गया है गॉड के ऑर्डर पे। इसके बाद ये एम्बेसडर्स आगे से बताते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा माहिर होते हैं चैंग जैसे डीमन को पकड़ के उसे मारने के लिए या फिर सील करने के लिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चैंग कितना शक्तिशाली है। अगर वो इमोर्टल वनरेबल रियलम के नीचे है तो फिर यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर हैं जो कि गॉड के द्वारा भेजे गए हैं, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये काफी ज्यादा लड़ाकू होते हैं। इसीलिए अगर चैंग इनके साथ भिड़ता है तो फिर ये मॉन्स्टर चैंग को जरूर मार देंगे। इधर हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि चैंग को अपने कंधे पे लाद के जंगल से होते हुए जा रही थी, और जंगल के रास्ते में जितने भी खतरनाक बीस्ट और पेड़ पौधे थे वो सभी उन तीनों को देख के घबरा रहे थे। हांजी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जब वो पिछली बार इस जंगल से होते हुए गुजर रही थी तब पौधों और जानवरों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसे काफी परेशान भी किया था। चैंग बताती है कि मॉन्स्टर का जन्म लोगों की बुरी इच्छाओं से होता है और ये काफी ज्यादा भयानक और गुस्सैल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी एक नियम होता है जो कि होता है ताकतवर की रिस्पेक्ट करना और उसको किंग की तरह पूजना। और अभी वो दोनों किसी ऐसे को अपने साथ लेके जा रही हैं जो कि खुद में ही एक डीमन किंग है। इसीलिए सभी पेड़ पौधे चैंग को अपना डीमन किंग मान रहे हैं और उसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हांजी को जैसे ही ये बात समझ में आती है तो फिर वो चैंगजी को देखती है और भागते हुए जाके एक डायनासोर के ऊपर घूंसा मार देती है। दरअसल पिछली बार यही डायनासोर चैंगजी का पीछा कर रहा था। इसके बाद चैंगजी उसे कहती है कि तुम्हें तो लोगों का पीछा करना बहुत ज्यादा पसंद है ना, अब करो ना पीछा, मेरा करके दिखाओ। जिसपे उस डायनासोर को गुस्सा आ जाता है तो फिर वो उसके ऊपर हमला करने वाला था, जिसपे हांजी भागते हुए जाती है और वो चैंग की बॉडी को सामने कर देती है और उसकी नकल करते हुए कहती है कि अगर तुमने कुछ करा तो फिर मैं तुम सभी को मार दूंगा। जिससे वो डायनासोर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। चैंगजी तुरंत आती है और उसके सर के ऊपर एक घुसा मार के कहती है कि खेलना मत करो। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंगजी और चैंग
एक जगह पे बैठ के आराम कर रहे थे और वहीं पे हम लोग हांजी को देखते हैं जो कि पिछवाड़े जैसा कुछ पकड़ के लेके आई थी। बेशक हमें बताया जाता है कि ये एक मशरूम है जो कि एक लो लेवल का मास्टर है और जब भी कोई इसके ऊपर कदम रखता है तो फिर ये काफी जोरों से आवाज करता है और हांजी ने इसे अपने चारों तरफ फैला दिया था, जिससे अगर कोई उनके आसपास भी आता है तो आवाज से वो लोग जाग जाएंगे। इसके बाद हांजी चैंगजी से पूछती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। चैंगजी का पीछा उसके क्लैन वाले कर रहे हैं, अगर वो डीमन क्लैन के अंदर जाती है तो फिर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ले देखिए उन दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी हो चुकी थी क्योंकि हांजी के क्लैन वाले भी उससे नफरत ही करते हैं। इसके बाद हांजी चैंगजी से पूछती है कि वो लोग चैंग को अपने साथ लेके क्यों आए हैं। इस पे चैंगजी आगे से बताती है कि इसने इमोर्टल्स को वहाँ पे बहुत ज्यादा उंगली की थी, अगर हम लोग इसको साथ अपने लेके आते हैं तो फिर ये हमारे लिए काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा और इसकी मदद से हमें सांस लेने का मौका भी मिल जाएगा। इसके बाद चैंगजी हांजी से पूछती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि ये बंदा आखिर में है कौन और क्या क्या कर सकता है। जिसपे हांजी आगे से बताती है कि जब मैं इसे पहले मिली थी तब ये एक नॉर्मल सा कुत्ता था जो कि टर्की भी था और मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है, मैंने बस इसको अपने पास रख लिया था। जिसके बाद चैंगजी वहाँ पे अपनी बात आगे रखती है। दरअसल चैंगजी ने अपनी फाउंडेशन यानी कि अपने मैजिक की मदद से चैंग के ओरिजिन को चेक करने के बारे में कोशिश की थी। तब उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला था, बस इतना ही पता चला था कि चैंग ना ही कोई इमॉर्टल है और ना ही कोई डेविल, ये असल में एक बहुत ज्यादा स्पेशल केस है जो कि किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ है। और चैंगजी को पूरा यकीन था कि इस दुनिया के अंदर अभी चैंग के मुकाबले का कोई भी नहीं है। अगर चैंग किसी के साथ फाइट करता है तो फिर चैंग अपने अपोनेंट को बेशक मार डालेगा और चैंग की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा है कि चैंग अकेले ही इस दुनिया को तबाह करने की दम रखता है। जिसके बाद चैंगजी आगे से कहती है कि अगर ये दोबारा उठता है तो फिर ये हम सभी को मार भी सकता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो हमें इसके बारे में नहीं पता है। जिसपे हांजी आगे से घबराते हुए कहती है कि क्या ये जब उठेगा तब ये हमें मार देगा। जिसपे चैंगजी उसे कहती है कि ये सबसे पहले तुम्हें मारेगा। जिसपे हांजी आगे से चिल्ला के कहती है कि ये मुझे क्यों मारेगा और सिर्फ मुझे ही क्यों मारेगा। जिसपे चैंगजी हांजी से कहती है कि उसी ने चैंग को ये काम दिया था कि उसे चैंगजी का आर्टिफैक्ट चुराना है और इसीलिए चैंग हांजी को मार देगा। जिसपे हांजी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है तो फिर जो चैंगजी थी वो आगे से कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी और इस बात को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है कि जब तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो मुझे सिस्टर कहते हुए। जिसपे हांजी आगे से कहती है कि वो हमेशा बिजी रहती है क्योंकि उसके क्लैन वाले उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं फालतू की चीजें करने के लिए। के बाद चैंगजी आगे बढ़ती है और वो हांजी से कहती है कि उसे पता है कि चैंगजी बहुत ज्यादा आलसी है और उसे फालतू के काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है और साथ ही में उसे लड़ना और किसी को मारना ऐसी चीजें भी नहीं पसंद है। इसीलिए चैंगजी हांजी से कहती है कि अगली बार वो इस तरह के मैटर के अंदर नहीं फंसेगी, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है और इसे चैंगजी को बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसके बाद चैंगजी वहाँ से जाते हुए हांजी से कहती है कि वो यहाँ से जाके इमोर्टल्स को चैंग के बारे में बताएगी कि चैंग बहुत ज्यादा रेयर केस है, वो ना ही कोई इमोर्टल है और ना ही कोई डीमन और इसके बावजूद चैंग वहाँ पे हर किसी को मार सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसने चैंगजी और हांजी की जिंदगी बचाई। और चैंगजी को हाल ही में पता चला था कि चैंग उसकी आर्टिफैक्ट स्पिरिट के साथ भी बात कर सकता है। इसे चैंगजी को यकीन हो चुका था कि जो चैंग है वो फ्यूचर से ही आया हुआ है और इसके अलावा इन लोगों को ये भी पता था कि डीमन लॉर्ड को मार पाना नामुमकिन होता है। यहाँ तक कि भगवान के जो दूत होते हैं वो भी सिर्फ डीमन को सील कर सकते हैं, उसे मार नहीं सकते हैं। लेकिन चैंग ने आसानी के साथ डीमन लॉर्ड को मार गिराया और साथ ही में उसकी हड्डियों का चूरा बना दिया। हांजी भी आगे से कहती है कि हाँ उसने भी ये सब कुछ होते हुए देखा है कि चैंग ने बड़ी आसानी के साथ टाशी को मार गिराया था। जिसके बाद हमें यहाँ पे यह भी पता चलता है कि ये दोनों बहनें कैसे बनी थी। दरअसल पापा ने डबल टीम नहीं खेली थी, बल्कि चैंगजी की जो मास्टर थी वो एक फीमेल थी और उन्होंने हांजी को गोद लिया था ताकि वो इस बात को साबित कर सके कि गॉडेस और डीमन एक साथ रह सकते हैं। और चैंगजी को पूरा यकीन था कि अगर वो लोग चैंग का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो फिर डीमंस और इमोर्टल्स के बीच में जो युद्ध होने वाला है वो लोग उसको रोक सकते हैं और दोनों पार्टीज के बीच में एक अच्छी सी शांति कायम कर सकते हैं। इसीलिए चैंगजी हांजी से कहती है कि वो अभी के लिए चैंग को अपने साथ ले और डीमन वर्ल्ड वापस लौट जाए और वो वहाँ पे रह के चैंग के साथ वेट करे जब तक हांजी उसे कोई नई रिपोर्ट नहीं भेजती है। और चैंगजी को इस बात के ऊपर पक्का यकीन है कि जब तक चैंग डीमन वर्ल्ड के अंदर रहता है तब तक इमोर्टल्स उसके खिलाफ कभी भी फाइट नहीं करेंगे और वो लोग डीमन क्लैन के खिलाफ अभी के लिए वॉर को रोक देंगे, नहीं तो चैंग उन्हें मार क्यों देगा। और उसी टाइम पे चैंगजी अपनी मास्टर के पास जाएगी और सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगी और चैंगजी को पूरा यकीन था कि उसकी मास्टर उन दोनों की मदद जरूर करेंगी इन सभी माजरे से बाहर निकलने में। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि भगवान के दल्ले वहाँ पे पहुंच चुके थे और वो लोग उन सभी को मार रहे थे जितने भी डायनासोर सामने की तरफ आ रहे थे। इधर हम लोग देखते हैं कि चैंगजी हांजी से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से दूर निकल जाओ। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वो सभी दल्ले उनके पास पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन चैंगजी वहाँ पे अपनी
अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे समय को रोक देती है। जिसके बाद चैंगजी वहाँ पे ये प्रार्थना करने लगती है कि भगवान उसको उसके मास्टर से मिलने दे ताकि वो उसके साथ बात कर सके। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस टूटता है और स्पेस के अंदर से चैंगजी की मास्टर बाहर निकलती है, जो कि बेशक उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है कि उन्होंने चैंगजी को आर्टिफैक्ट डीमन के गार्ड करने के लिए दिया था, लेकिन चैंगजी ने ये सब कुछ का कर दिया है। सेल पहले ही टूट चुकी है और डीमन यहाँ से भाग चुका है। जिसके बाद मास्टर चैंगजी से कहते हैं कि चैंगजी उस आर्टिफैक्ट को वापस करे और वापस चल के अपनी सजा को ले। चैंगजी आगे से कहती है कि उसे कुछ कहना है और उसे कुछ एक्सप्लेन करने का मौका भी दिया जाए। मास्टर आगे से कहती है कि उसे यह मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ अपना जजमेंट सुना रही है और उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा और वो इसके खिलाफ नहीं जा सकती है। जिसके बाद मास्टर उन दलों से कहती है कि मैं चैंगजी को अपने साथ लेके जा रही हूँ इसे पनिशमेंट देने के लिए। तुम लोग अभी के लिए उस नए डीमन का पीछा करो और उसे सील कर लो, इससे पहले कि वो अपने क्लैन वाले के साथ मिलके वॉर को शुरू कर दे। वो सभी दल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि डीमन लॉर्ड अभी भी जंगल के अंदर ही है, इसीलिए हमें उसकी लोकेशन के बारे में अच्छे से पता है, तो फिर हम लोग उसे जंगल के अंदर ही ढूंढेंगे। इधर हम लोग देखते हैं कि चोंग चैंग के मास्टर से पूछता है क्या उन्हें पूरा यकीन है कि वो लोग डीमन लॉर्ड को सील कर पाएंगे। जिसपे चोंग आगे से कहता है कि जितने भी दल नीचे आए हुए हैं वो सभी भगवान के दूत हैं और वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और वो सभी डोमेन मास्टर का दम रखते हैं, इसीलिए उन्हें बेशक कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। वो सभी लोग मिलके नए डीमन लॉर्ड को सील कर सकते हैं और उन्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे हम लोग हांजी को देखते हैं और उसका पोर्टल डायरेक्ट जंगल के ऊपर खुलता है, इसीलिए वो दोनों धड़ाम से नीचे जाके गिरते हैं और हांजी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी कि इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद चैंग सो कैसे सकता है। खैर इसके बावजूद हम लोग उन दल्लों को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो सभी लोग आस ही पास हैं क्योंकि गिरने की वजह से आवाज हुई थी। इसके बाद हांजी चैंग को उठाती है और उसे घसीटते हुए कहीं पे ले जाते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि वो सभी दल्ले चैंग का पीछा कर रहे हैं और उन सभी का टारगेट सिर्फ चैंग है। अगर चैंग हांजी के साथ रहता है तो फिर इस चक्कर में हांजी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसीलिए हांजी अपने मन के अंदर एक खतरनाक प्लान सोचती है और वो फैसला करती है कि वो चैंग को यहीं पे छोड़ देगी। जिसके बाद हांजी चैंग को बगल में खड़े हुए एक मॉन्स्टर को दे देती है और उसे कहती है कि इसे तुम रख लो और वो वहाँ से खिसकते हुए कहती है कि मुझे इन सभी लफड़ों में नहीं फंसना है, ऐसे ही मेरी लगी रहती है, अगर मैं फंस गई तो मेरे और लग जाएंगे। इसके बाद वो अपने पोर्टल को खोलती है और बाय बाय कहते हुए वहाँ से खिसक लेती है। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वो सभी दूत भागते हुए उस जगह पे आ जाते हैं और उन्हें चैंग भी मिल जाता है और वो सभी लोग इन सभी चीजों को एकदम गलत समझ लेते हैं और यहाँ से पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू होने वाला है। वो सभी दल्ले अपने मन के अंदर सोचते हैं कि चैंग वहाँ पे शांति से बैठा है और उसके ऊपर जरा से भी खरोचे नहीं है, यानी कि उसे चोट नहीं लगी है और साथ ही में उसने एक मॉन्स्टर की पावर को सरपास कर दिया है और उसको अपना सर्वेंट बना लिया है। जिसके बाद वो सभी हिम्मत करके सोचते हैं कि उन्हें कदम बढ़ा के हमला करना चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे उन्हें चैंग की खतरनाक एनर्जी महसूस होती है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और उस दूत को ऐसा लगता है कि चैंग को पहले से ही पता है कि चैंग उनके बारे में जानता है और वो सभी उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो सभी दूत फैसला करते हैं कि वो यहाँ पे सबसे पहले अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, यानी कि मैन पावर को, जिसके बाद वो सभी इकट्ठा होकर चैंग के ऊपर हमला करेंगे तो ही उनके जीतने के चांसेस हैं, नहीं तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन वो सभी दूत जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं तो चैंग जी वहाँ पे फिर से आ जाती है और उसे चैंग के ऊपर दया आ गई थी, इसलिए वो फैसला करती है कि वो चैंग को किसी सेफ जगह पे छोड़ के वापस निकल जाएगी। इसके बाद वो चैंग को लेती है और पोर्टल से कहीं और जाने लगती है। पीछे की तरफ जो छिपकली मॉन्स्टर था वो अपने मन के अंदर कहता है कि तुम छोड़ के गई थी तो वापस क्यों लेके जा रही हो। इधर हम लोग देखते हैं कि वो सभी दूत इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को बात बताते हैं कि उन्हें चैंग मिल तो गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पता चला है कि वो सभी लोग चैंग के ट्रैप में फंस चुके हैं और चैंग के पास ऐसी भी एबिलिटी है कि वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके उन्हें अपना सर्वेंट बना सकता है, इसीलिए वो सभी लोग उसका पीछा नहीं बल्कि वो उनका पीछा कर रहा है, ये ऐसा महसूस होने लगता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग को अपने साथ एक पहाड़ पे ले आती है और उसको चोटी पे अकेला छोड़ देती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि चैंगजी ने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट कर सकूं और अगर उन दूतों ने मुझे पकड़ लिया तो फिर वो मुझे मरते दम तक टॉर्चर करेंगे और मैं ये सब कुछ सहना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुमको यहीं पे अकेला छोड़ के जा रही हूँ। इधर हम लोग देखते हैं कि चैंग का मास्टर दूत से कहता है कि उसने कुछ गलत भी तो देख लिया हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उसने चैंग को देखा ही नहीं हो और वो बस नाटक कर रहा हो। लेकिन वो दूत आगे से कहता है कि चैंग का मास्टर बहुत ज्यादा नादान है जो वो डेविल को इतना सीधा समझ रहा है। ये सभी डीमन बहुत ज्यादा कमीने और भयानक और चालाक होते हैं। अगर वो सभी लोग चैंग के हाथों पकड़े जाते हैं तो फिर चैंग उन्हें तड़पा तड़पा के मारेगा। सबसे पहले वो जहरीले सांपों को पकड़ेगा और उनसे इन लोगों को कटवाएगा, जिसके बाद इनकी बॉडी के अंदर जहर भरेगा और वो इन सभी लोगों को मार देगा, जिससे वो सभी लोग कांपने लगते हैं। इसीलिए वो दूत उन लोगों से कहता है कि वो लोग यहीं पे रुक के सेकंड ग्रुप के आने का वेट करेंगे, जब वो लोग आ जाएंगे तब ये सभी लोग
मिलकर चैंग के ऊपर हमला करेंगे और उसे मार देंगे। लेकिन तभी वो दूत ऊपर की तरफ देखता है, तब उसे दिखाई देता है कि चैंग चोटी के ऊपर बैठा हुआ है और ये साले फिर से गलत समझ लेते हैं कि चैंग पहले ही इनके बारे में जानता है और वो चोटी पे बैठ के इनके ऊपर नजर रख रहा है और इनके प्लान के बारे में जान चुका है। इसीलिए वो दूत बहुत ज्यादा डर चुका था और इसीलिए वो चिल्ला के कहता है कि भागो, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। जिसके बाद उन सभी की फटके 4 हो जाती है और वो सभी अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। उसी टाइम पे कई सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन फिर से उन्हें ऐसा लगता है कि चैंग जानबूझ के इनके ऊपर हमला करवा रहा है। इसीलिए वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और उस मॉन्स्टर को तो मार देते हैं। जिसके बाद वो सभी जान बचा के फिर से वहाँ से भागने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग हांजी को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देख चुकी थी और उसे एक पल में समझ में आ जाता है कि ये सभी दो इतना ज्यादा डर चुके हैं कि ये चैंग के सोने को ऐसा मान रहे हैं कि चैंग इनके ऊपर नजर रख रहा है और ये सभी अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे हैं। जिसके बाद उसको बेहद खतरनाक आइडिया आता है, जिसके अगले सीन में हम लोग हांजी को चैंग के बगल में बैठा हुआ देखते हैं और इसके पास एक टेक्निक है कि ये किसी की बॉडी के अंदर घुस सकती है और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, यहाँ तक कि सोल को भी। इसके बाद हांजी सक्सेसफुली चैंग की बॉडी के अंदर घुस जाती है और उसे कंट्रोल करने लगती है। इधर हम लोग उन दूतों को देखते हैं जो कि अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे थे और वो सभी भागते हुए अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे कि दूतों की जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती होती है और वो सभी लोग यहाँ पे बेफालतू में नहीं मर सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे हांजी, जो कि चैंग की बॉडी के अंदर थी, वो उन सभी लोगों के सामने आ जाती है और वो सभी लोग चैंग को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो सभी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। हम लोग हांजी को देखते हैं, जिसको ये सब करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वो पागलों की तरह हंसने लगती है और हांजी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो सक्सेसफुली चैंग की बॉडी के अंदर आ तो गई है और उसकी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एनवीएस के ग्रुप को बहुत ज्यादा डरा रही है और उन्हें यहाँ से भगा दिया। लेकिन उसे चैंग की बॉडी के अंदर आने के बाद सिर्फ एक ही चीज खलक रही थी और वो थी टोटी। समझ गए होगे। लेकिन हांजी इन सभी बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके ऊपर एनवीएस का सेकंड ग्रुप, जिसके लिए वो सभी लोग वेट कर रहे थे, वो हांजी के ऊपर हमला कर देता है। हांजी इस बात से काफी ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि वो यहीं पे मरने वाली है। सेकंड ग्रुप वाले चैंग से कहते हैं कि वो सभी लोग एनवीएस है और उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है और वो सभी लोग चैंग को आज यहीं पे मार देंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हांजी आगे से एक अटैक का इस्तेमाल करती है और वो अटैक इतना शक्तिशाली था कि वो आधे जंगल को बर्बाद कर देता है और 2 एनवीएस को यूं ही मार देता है। और बेसिकली ये सारी ताकत चैंग की बॉडी की थी। इस बात से तो हांजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि चैंग की बॉडी के अंदर इतना दम है कि वो एक ही बार में 2-2 दूतों को मार सकता है। इधर हम लोग बचे हुए दूत को देखते हैं और वो इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है कि इस डीमन के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि वो दूतों को ऐसे ही मार सकता है जिनके पास डोमेन मास्टर जितनी ताकत होती है। लेकिन वो फिर भी यहाँ पे ये फैसला करता है कि वो भागेगा नहीं, बल्कि वो चैंग की पूरी ताकत को आजमाने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद वो मैसेज को भेज देगा गॉड्स के पास कि चैंग के पास कितनी ताकत है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दूत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो वहाँ पे अपनी बॉडी को एक मॉन्स्टर की बॉडी में बदल देता है। जिसके साथ वो चैंग के ऊपर एक जोरदार हमला करते हुए कहता है कि चैंग खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है, लेकिन वो इतना शक्तिशाली नहीं है गॉड्स के मुकाबले में। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग हांजी को देखते हैं, जो कि चैंग की बॉडी का इस्तेमाल करती है और उस दूत के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारती है और उसकी बॉडी के घूंसे में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो उस पूरे दूत के चीथड़े उड़ा देती है और उसकी हड्डियां तक नहीं बचती हैं। यहाँ तक कि हांजी भी चैंग की बॉडी की ताकत को देख के बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। जिसके अगले सीन में हम लोग पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी कुटिया को देखते हैं और उसी के अंदर हम लोग हांजी और चैंग को देखते हैं। और हांजी जो बॉडी के अंदर घुसी थी चैंग की, उस वजह से उसके ऊपर साइड इफेक्ट्स के असर दिखने लगे थे। बेसिकली जब भी हांजी किसी की बॉडी और सोल के ऊपर कब्जा करती है तो उसकी सोल के ऊपर भी डैमेज पड़ता है, इसलिए उसकी सोल भी बहुत ज्यादा डैमेज होती है और इसीलिए उसके मुंह से खून आ रहा था। और हांजी के पास इतनी भी ताकत नहीं बची हुई थी कि वो अपने पैरों पे भी खड़ी हो सके। जिसके बाद हांजी चैंग के ऊपर ही गिर जाती है और जब रात के टाइम पे उसकी आंख खुलती है तब उसे पता चलता है कि उसके बदन के ऊपर एक भी कपड़े नहीं है और वो चैंग के साथ रंगरलियां मना चुकी है। और तुम में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं चीजों को ब्लर न किया करूं। वैसे मैं बता दूं कि मैं चीजों को ब्लर नहीं करता हूं, ये मेरी किस्मत है कि ऑथर अपने आप ही चीजों को ब्लर कर रहा है। खैर इसके बाद हांजी को जैसे ही पता चलता है कि वो चैंग के साथ सो चुकी है तब उसे शर्म आने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि चैंग इस बात से सरप्राइज होगा जब वो कोमा से उठेगा। हालांकि चैंग जी ने हांजी से कहा था कि उसे चैंग को गार्ड करना है, ना कि उसके साथ रंगरलियां मचानी है। खैर इसके बाद हांजी को पता चलता है कि उसने जब चैंग के साथ सोया था तब उसकी कल्टीवेशन पहले से बढ़ गई है और उसके जो सोल इंजरीज थी वो भी ठीक हो चुकी हैं और उसकी बॉडी के अंदर ये साइन दिखने लगे हैं कि वो ब्रेक थ्रू करने वाली है। बेसिकली चैंग ने हांजी के लिए एक फर्नेस की तरह काम किया है जो हांजी के लिए हीलिंग और कल्टीवेशन को बढ़ाने वाले टूल की तरह है। इसलिए हांजी अपने मन के अंदर सोचती है कि वैसे भी मैं इन हालातों में चैंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ, तो फिर चलो थोड़ा
सा और आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो चैंग के साथ और मजे करने लगती है। और हम लोग कुटिया के बाहर दो चीलों को देखते हैं, जहाँ पे पति पत्नी थे और पत्नी कुछ करने से मना कर रही थी। जिसके बाद हम लोग किंग टा को देखते हैं, जो कि हेवनली मोनार्च यानी इमॉर्टल से कहता है कि जो गॉडेस है वो लड़कों के साथ कुछ ज्यादा ही मजे कर रही थी, इसीलिए उसकी डिवाइन पावर कम होने लगी। और ये सब कुछ उसी की गलती है कि सील टूट गई और डेविल आजाद हो चुका है, इसीलिए गॉडेस को एक अच्छी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लिंग याओ आगे से कहता है कि जो डीमन है वो सभी वहाँ से भाग चुके हैं, इसीलिए जब वो गॉडेस को पकड़ेंगे, जिसके बाद वो देवता ही इस बात को तय करें कि गॉडेस को सजा मिलनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर उसे मार देना चाहिए। और तब तक के लिए वो सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर डीमन सक्सेसफुली यहाँ से भाग गया और वो डीमन वर्ल्ड चला गया, तो फिर वॉर फिर से शुरू हो जाएगी और कई सारे लोगों की जिंदगी जाएंगी। जिसके बाद वो सभी इमॉर्टल्स वहाँ से जाते हुए किंग टा से कहते हैं कि किंग टा को तैयारी कर लेनी चाहिए बैटल के लिए तैयार होने के लिए। वो अपनी सभी इमॉर्टल फैमिलीज को इकट्ठा करे और लड़ने के लिए रेडी हो जाए, जिससे उसकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि बैटल के अंदर कोई भी मर सकता है। उसी टाइम पे एक सर्वेंट किंग टा के पास आता है और उसे बताता है कि डीमन सक्सेसफुली यहाँ से अदाग हो चुका है, और उन्हें ये भी पता चला था कि डीमन वर्ल्ड पहले ही तैयारी कर चुका है बैटल के लिए, और वो लोग बस डीमन लॉर्ड के आजाद होने का वेट कर रहे थे। जिसपे किंग टा की फट जाती है और वो उल्टा उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि उन सभी लोगों को सील की रक्षा करनी चाहिए थे, लेकिन वो सभी लोग डिवाइन पावर को चुरा रहे थे, इसीलिए वो सील टूट चुकी है और डीमन लॉर्ड आजाद हो चुका है। जिसके बाद किंग टा उन लोगों से कहता है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और हमें जैसे ही मौका मिलेगा तो हम लोग यहाँ से जिंदा बच के निकल सकते हैं, और हमारे पास ये चांस जरूर आएगा। जिसके बाद वो सभी लोग ये फैसला करते हैं कि ये सभी चैंग ज़ी के ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे, ये बताते हुए कि जो गॉडेस है उसे मर्द कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए वो लोग हर साल वहाँ पे कई लड़कों को भेजते हैं गॉडेस को एंजॉयमेंट देने के लिए। और इसी वजह से गॉडेस हमेशा देरी करती थी सील को दोबारा रीसेल करने के लिए, और इसी वजह से डीमन आजाद हो चुका है। और ये लोग फैसला करते हैं कि यही सब कुछ वो इमॉर्टल्स को बताएंगे, जिससे इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसी टाइम पे हम लोग चैंग ज़ी और चैंग की मास्टर को देखते हैं, जो वहाँ पे चुपचाप खड़ी थी जहाँ से सील टूटी थी, और उन्हें ये सब कुछ समझ में आ चुका था कि इसमें चैंग ज़ी की गलती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चैंग ज़ी को इसकी सजा मिलेगी। और चैंग ज़ी की मास्टर उससे कहते हैं कि चैंग ज़ी को एक जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, जहाँ पे आग जलेगी और वो सभी आग चैंग ज़ी की बॉडी को गला देंगी और उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। हालांकि चैंग ज़ी की मास्टर ने उससे पहले ही बता दिया था कि डीमन को सील करना कोई नन्हा मुन्ना काम नहीं है, और अगर डीमन आजाद हो जाता है तो इससे तीनों वर्ल्ड्स के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि दिक्कत आ रही है, और इस तरह की खतरनाक सिचुएशन के अंदर चैंग ज़ी की मास्टर बताओ भाई चैंग ज़ी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, जब उन्हें आसपास के लोगों को ही बचाना पड़ेगा। इसके बाद चैंग ज़ी की मास्टर उसके सर को गूंदते हुए उससे कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें हर चीज को मेरे बारे में बताना पड़ेगा, जिसके बारे में मुझे पता चल सके कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बताती हो। जिसपे चैंग ज़ी आगे से चिल्ला के कहती है कि उसकी मास्टर हजारों साल बाद तो एक बार आती है उससे मिलने के लिए, और चैंग ज़ी खुशी के मारे सब कुछ भूल जाती है, तो बताओ वो कैसे कुछ बता सकती है। जिसके बाद वो आगे से अपनी मास्टर को ताना मारते हुए कहती है कि उनका जरूर किसी बाहर वाले आदमी के साथ चक्कर चल रहा होगा, तभी वो आने में इतना ज्यादा लेट करती है। जिसपे मास्टर आगे से एटीट्यूड दिखाते हुए कहते हैं कि ऐसा कौन आदमी हो सकता है जो कि तुम्हारी ब्यूटीफुल टीचर के लिए वर्दी होगा। फिर इसके बाद चैंग ज़ी आगे बढ़ती है और वो अपनी मास्टर से कहती है कि उसने अपनी मास्टर को बहुत ज्यादा मिस किया। उसकी मास्टर भी उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि हाँ वो इस बात को जानती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग ज़ी अपनी मास्टर को उस जगह पे लेके जाती है जहाँ पे चैंग ने टासी को मारा था, और वो अपनी मास्टर को टासी की हड्डियां दिखाती है। चैंग ज़ी की मास्टर भी डीमन लॉर्ड को इस तरह से मरा हुआ देख के काफी हैरान होती है, क्योंकि उन्हें भी काफी अच्छे से पता है कि डीमन लॉर्ड को पूरी तरीके से मार पाना नामुमकिन होता है। यहाँ तक कि सेलेस्टियल गॉड भी डीमन लॉर्ड को पूरी तरीके से नहीं मार सकते हैं। जिसके बाद चैंग ज़ी की मास्टर चैंग ज़ी से पूछती है कि इसे किसने मारा है। चैंग ज़ी आगे से बताती है कि इसे चैंग ने मारा है, जो कि एक हेवनली डीमन है, और पूरे डीमन क्लैन में उसके जितना ताकत रखने वाला अभी के लिए कोई नहीं है, और अभी उस बंदे का ख्याल हान ज़ी अपने साथ रख रही है। चैंग ज़ी आगे बताती है कि जब तक हेवनली क्लैन वाले चैंग को नहीं ढूंढ लेते हैं, तब तक डीमन क्लैन वाले कभी भी फाइट को शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग उसके बिना बेबस हैं, और इमॉर्टल्स आसानी के साथ डीमन क्लैन को बर्बाद कर सकते हैं। जिसके बाद चैंग ज़ी अपने मास्टर को बताती है कि वो चैंग को अच्छे से जानती है, और चैंग इतना भी बुरा नहीं है, और उसने इन दोनों की जिंदगी भी बचाई थी जब ये लोग खतरे में थे। चैंग ज़ी अपने मास्टर को ये भी बता देती है कि चैंग इस टाइम और स्पेस से बिलोंग नहीं करता है, शायद वो फ्यूचर से आया हुआ है, और चैंग ज़ी को पूरा यकीन है कि चैंग सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो कि इमॉर्टल्स और डीमंस के खिलाफ जो युद्ध होने वाला है उसको रोक सकता है। चैंग ज़ी की मास्टर उसे कहती है कि वो यहाँ पे खुद की भी रक्षा नहीं कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो इतना सब कुछ सोच रही है। खैर अगर मौका सामने खुद चल के आया हुआ है तो फिर लेने में क्या ही बुराई है। चैंग ज़ी की मास्टर उसे कहते हैं कि इससे पहले कि हेवनली डीमन क्लैन वाले उसे ढूंढ निकाले, तुम लोग चैंग को पकड़ो और उसे वापस उसकी जगह पे वापस भेज दो, यानी कि फ्यूचर में, इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो जाए। और चैंग ज़ी की मास्टर चैंग ज़ी ने जितने भी क्राइम किए हैं उन्हें
सिखाने में उसकी मदद करेंगी और वो उसे आगे बताती है कि चैंग या तो उनमें से एक बनेगा या तो वो हमेशा के लिए अनंत काल में फंस जाएगा। लेकिन इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो कहीं और फंसा हुआ था। इसके बाद हांजी अपना काम खत्म कर लेती है और वो आगे से चैंग को शुक्रिया कहती है हॉस्पिटैलिटी के लिए और उसकी बॉडी को हील करने के लिए। इसके बाद वो फिर से अपने पोर्टल के जरिए डीमन वर्ल्ड में आ जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पहले से हल्की हो चुकी है और उसकी कल्टीवेशन भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बेसिकली चैंग ने उसके लिए एक फिजिकल फर्नेस की तरह काम किया है। इसके बाद हांजी जैसे ही डीमन वर्ल्ड के अंदर आती है तब उसे पता चलता है कि डुअल एरिना रात के टाइम में भी काफी जोरों शोरों से चल रहा है। हम लोग डुअल एरिना के अंदर देखते हैं जहाँ पे डुअल एरिना के नियम ये थे कि जो भी डीमन एम्पायर लेवल पे है वो यहाँ पे आके फाइट कर सकता है और जो भी जीतेगा उसे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे इनाम मिलेंगे। हम लोग देखते हैं कि ल्यूक उन लोगों को बताता है कि यहाँ पे आज 2 खुशखबरियां आई हैं, जिनमें से पहले खुशखबरी ये है कि डीमन लॉर्ड आजाद हो चुका है और वो लोग अब इमॉर्टल्स के खिलाफ फाइट कर सकते हैं, क्योंकि जो डीमन लॉर्ड इस बार पैदा हुआ है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो सभी की पावर को सरपास कर गया है। इसलिए अगर वो लोग यहाँ पे इस बार फाइट करते हैं इमॉर्टल्स के खिलाफ तो उनकी जीत पक्की है। और साथ ही में उन्हें एक नया कुत्ता भी मिला है जो कि इमॉर्टल्स के साथियों द्वारा छोड़ दिया गया है। बेसिकली वो चैंग का मास्टर था जो कि यहाँ पे इन डीमंस के हाथों मरने वाला है और उन सभी डीमंस की अलग ही फैंटेसी है। वो कहते हैं कि चैंग के मास्टर को 20 से चीरो, फिर उसके बाद वो लोग उसका सूप बना के पियेंगे। इसके बाद दूसरी खुशखबरी ये थी कि जो भी कंपटीशन को जीतेगा उसे मौका मिलेगा हांजी के साथ मीटिंग करने का, बेसिकली बच्चा पैदा करने का मौका, जिससे वो सभी डीमन खुशी के मारे उछलने लगते हैं और आगे से कहते हैं कि हांजी इस डीमन वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत औरत है। इस पे लुक आगे से कहता है कि मैं उसका अंकल हूँ, इसलिए सारे मैटर मेरे भरोसे पर रहेंगे और तुम्हें जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग हांजी को देखते हैं जिसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि उसकी बोली लगा दी गई है। बेशक हांजी को इससे दिक्कत होती है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए एरिना के बीच में जाती है और चिल्ला के कहती है कि वो इन सभी चीजों को मना करती है और उसका इस कंपटीशन से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद वो अपने अंकल लूक से कहती है, बुढ़े तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ट्रीट करने की। जिसपे लूक आगे से कहता है कि हांजी के फादर मरने से पहले ल्यूक को उसकी जिम्मेदारी देके गए थे और ल्यूक ने उसके ऊपर भरोसा करके उसे ये काम भी दिया कि उसे आर्टिफैक्ट को यहाँ पे लेके आना है। लेकिन हांजी ये काम करने में भी नाकाम रही और इसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन एक बात काफी ज्यादा अच्छी है कि हांजी दिखने में अच्छी है, इसीलिए वो यहाँ पे एक बेबी मेकिंग फर्नेस की तरह काम कर सकती है और उनके क्लैन के लिए ताकतवर वॉरियर्स को पैदा करने का काम उसे मिल सकता है। जिसपे हांजी आगे से चिल्ला के कहती है, तो फिर अपनी अम्मा को काम पे लगाना बुढ़े, मेरे को इसमें क्यों घसीट रही है। इसके बाद हम लोग वहाँ पे बैठे हुए 4 डीमन हाईएस्ट पोजीशन वाले लोगों को देखते हैं और इन्हीं के पास सबसे ज्यादा ताकत है, जिनमें से एक बंदा आगे से कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं फाइट करते हो जब तुम्हें अपने ओपिनियन की इतनी ज्यादा चिंता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है और जो कोई भी जीतेगा भाई उसे मीटिंग करने का मौका मिलेगा, ये बात साफ है। जिसपे हांसी उन लोगों से कहती है कि वो लोग उसको कंट्रोल करने के लिए मौका नहीं देंगे, वो उन्हें कभी भी अपने आप को कंट्रोल करने नहीं देगी, वो इन लोगों को जरूर रोकेगी। तो फिर वो सभी डीमंस हांसी के ऊपर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि ये छोटी सी बच्ची हमें रोकेगी। तभी 4 डीमन किंग में से एक डीमन किंग हांसी से कहता है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है, उसे पता भी नहीं है कि वो क्या करने वाली है, बस वो यहाँ पे कुत्तों की तरह भौंक रही है और वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगी। जिसके बाद हांजी वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। जिसके बाद हम लोग ल्यूक को देखते हैं जो कि यहाँ पे फाइट को शुरू कर देता है। हम लोग देखते हैं कि एक डीमन चैंग के मास्टर को उठा के नीचे पटकता है और अपने हाथ को एक ब्लेड में बदल के उसके ऊपर हमला करके उसे मारने ही वाला था कि उसी टाइम पे हम लोग ऊपर आसमान में देखते हैं तो आसमान से कोई चीज उड़ते हुए नीचे आ रही थी। इसके बाद जब वो चीज एरिना के बीच में लैंड करती है तो फिर हमें पता चलता है कि ये असल में चैंग था और इसकी बॉडी के अंदर हांजी है। हांजी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उसने बॉडी का फिर से कंट्रोल ले लिया है, इसलिए उसके ऊपर साइड इफेक्ट का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचती है कि वो बेड के टाइम पे जाके इन सभी साइड इफेक्ट को न्यूलिफाई कर देगी, बेसिकली मजे करके। इसके बाद हांजी एक गहरी सांस लेती है और चिल्ला के कहती है कि चैंग हांजी का पति है और जो कोई भी हांजी को उसे छीनना चाहता है वो नीचे आके उससे फाइट करे और चैंग उसे मार डालेगा। जैसे ल्यूक के साथ साथ 4 डीमन किंग वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हेवेनली डीमन यहाँ पे कैसे आ गया। लेकिन तभी जो छोटे मोटे डीमंस थे वो सभी चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो चैंग था वो बस अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और वो एक ही बार में उन तीनों को तुरंत के तुरंत ही वहीं पे मार देता है, जिससे एरिना के ऊपर बैठे हुए डीमंस कांप जाते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसने एक झटके में ही डीमन सार्विन लेवल के डीमंस को मार दिया, ये कितना शक्तिशाली है। जिसके बाद चैंग हुडी वाले डीमन की तरफ इशारा करके कहता है कि नीचे आ, मैं तुझे मारने वाला हूँ। जिसपे एरिना में बैठे सभी डीमंस हंसने लगते हैं और वो सभी चैंग से कहते हैं कि तुमने छोटे मोटे डीमंस को मार दिया है तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम हेवेनली किंग को मार सकते हो जो तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हुडी वाला डीमन नीचे आता है और वो चैंग से कहता है कि वो चैंग को भीख मांगने तक का मौका
मौका नहीं देगा। इधर हम लोग ल्यूक और एक और हेवनली किंग को देखते हैं जो कि आपस में हंसने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो हुडी वाला डीमन चैंग के साथ थोड़ी देर खेलेगा, जिसके बाद वो उसे खत्म कर देगा। जिसके बाद हुडी वाला डीमन चैंग को कुछ ज्ञान दे ही रहा था कि तभी चैंग उसके मुंह को पकड़ता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है। और चैंग के इस मूव के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि पूरा एरिना हिलने लगा था। ल्यूक के टट्टे उसके मुंह के अंदर आ जाते हैं और साथ ही में आसपास जितने भी डीमन थे उन सभी के गोटे उनके मुंह के अंदर आ जाते हैं और वो सभी लोग बड़ा सा मुंह खोल लेते हैं। हम लोग बाकी बचे 3 हेवनली किंग्स को देखते हैं जिनके भी पसीने छूट चुके थे क्योंकि उन्होंने कभी भी हुडी वाले डीमन की ऐसे हालात 10,000 सालों में भी नहीं देखे थे कि किसी ने हुडी वाले डीमन के सर को पकड़ के उसे जमीन पे दबाया हो और वो दर्द में चीख रहा हो। हुडी वाला डीमन चैंग से कहता है कि वो चैंग को कभी भी जाने नहीं देगा और उसे यहीं पे मार देगा, लेकिन उसी टाइम पे चैंग उसके सर को उठाता है और उसे फिर से उठा के नीचे पटक देता है। बेसिकली ये सब कुछ हांजी कर रही है, लेकिन मैं नाम चैंग का ले रहा हूँ क्योंकि बॉडी की वजह से कंफ्यूजन होता है। जिसके बाद चैंग उन लोगों को नीचे गिरा देता है और उनसे पूछता है तो फिर हेवनली किंग्स कैसा लगा, क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारी औकात क्या है। जिसके बाद तीनों हेवनली किंग्स नीचे आ जाते हैं और वो हांजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हुडी वाला डीमन फिर से कहता है कि चैंग यहाँ से बच के नहीं जा सकता है और वो चारों हेवनली किंग्स उसे मार देंगे। एक हेवनली डीमन किंग हांजी से कहता है कि हांजी ने चारों हेवनली किंग की बेइज्जती करके ये बात साबित की है कि अब ये मामला सिर्फ एक हेवनली किंग का नहीं रहा है बल्कि चारों का हो चुका है। वो हेवनली किंग्स हांजी को बताते हैं कि अगर वो सभी अपनी ताकत को एक साथ मिला देते हैं तो फिर वो गॉड के दूतों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और जिसके बाद वो किसी को भी मसल सकते हैं। जिसके बाद हुडी वाला डीमन वहाँ पे अपनी मैजिक सर्कल को शुरू करता है और वो अटैक को करना शुरू कर देता है। हांजी वहाँ से भागते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि वो अभी बॉडी की पूरी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि अगर वो बॉडी की पूरी ताकत को इस्तेमाल करेगी तो फिर उसकी बॉडी के ऊपर भी और भी ज्यादा असर पड़ेगा, यानी कि जितनी ज्यादा पावर यूज की जाएगी उतना ज्यादा साइड इफेक्ट का असर होगा। जिसके बाद हमें यहाँ पे हांजी की पावर के बारे में बताया जाता है और उसकी पावर स्पेस के लॉ से रिलेटेड होती है क्योंकि सातों लॉ के अंदर लॉ ऑफ स्पेस का नियम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है सीखना, लेकिन हांजी जब पैदा हुई थी तब उसके पास काफी ज्यादा पावर थी और इसीलिए वो लॉ ऑफ स्पेस को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा अच्छी है और उसको जीनियस माना जाता है। और साथ ही में हांजी साइकिक सोल स्पेल का भी इस्तेमाल कर सकती है और जब ये दोनों टेक्निक को मिला देती है तब वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी की बॉडी और सोल के ऊपर हमला कर सकती है, लेकिन जितना ज्यादा वो पावर को इस्तेमाल करेगी उसका साइड इफेक्ट उतना ज्यादा ही होगा। इसीलिए अगर हांजी यहाँ पे ज्यादा पावर को इस्तेमाल करेगी चैंग की तो फिर उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो सकती है और वो बेड पे जाने से पहले ही मारी जाएगी। जिसके बाद हांजी अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चारों हेवनली किंग्स अपनी पावर को काफी अच्छे से और कोऑर्डिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। एक हेवनली किंग अपनी बेलों वाली ताकत का इस्तेमाल करता है और वो हांजी को उनमें जकड़ लेता है। तभी दूसरा हेवनली किंग जिसके सर के ऊपर एंटीना लगा हुआ था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे बिजली आने लगती है और आसमान से एक बहुत बड़ा बिजली का झटका सीधा आके हांजी के ऊपर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बेहद घायल हो जाती है। हांजी अपने मन के अंदर सोचती है कि जब ये चारों हेवनली किंग्स अपनी पावर को मिला देते हैं तब ये डोमेन गॉड लेवल तक पहुंच जाते हैं और इसके अलावा हांजी जो चैंग की बॉडी इस्तेमाल कर रही थी उसकी वजह से उसकी बॉडी हीट करना शुरू कर देती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कुछ ही देर में हांजी की सोल चैंग की बॉडी से अलग हो जाएगी और चैंग की बॉडी अलग हो जाएगी तो फिर वो लोग उसकी बॉडी के ऊपर हमला करके चैंग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और हांजी तो का खेल खत्म ही हो जाएगा जब उसकी सोल अलग होगी। इसके बाद एरिना पे जितने भी डीमन खड़े थे वो सभी हांजी के ऊपर हंसने लगते हैं। आखिरी बचा हुआ हेवनली किंग हांजी के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि उसने 4 हेवनली किंग्स की बेइज्जती की है, इसीलिए वो हांजी के मारने का इंतजार ही कर रहा था और वो आखिरी बुलों में चैंग को मार देगा। जिसके बाद वो अपने क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए चैंग की बॉडी और हांजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन चैंग की बॉडी अपने आप ही मूव करने लगती है। हांजी ने कंट्रोल नहीं किया है, वो बॉडी अपने आप ही मूव कर रही है और वो आसानी के साथ उस हेवनली किंग के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। हांजी भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसने बॉडी को कंट्रोल नहीं किया और बॉडी अपने आप ही मूव करने लगी है, तो फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि चैंग जागने लगा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो एक ही बार में उस हेवनली किंग की बॉडी के हाथ को उखाड़ देता है, जिससे वो हेवनली किंग दर्द में चीखने लगता है और जितने भी हेवनली किंग और लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी डीमन अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये तो मरने वाला था, ये अचानक से जाग कैसे उठा। हम लोग देखते हैं कि चैंग अपनी बॉडी से खतरनाक पावर को रिलीज कर रहा था और उसका ऑरा और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा था। चैंग का मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो वही हेवनली डीमन है, अब तो सब गए, अब यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा और ये साला हम सभी को मार देगा। बाकी बचे हेवनली किंग्स भी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसकी ताकत अचानक से बढ़ने कैसे लगी, अभी तो ये कमजोर था। उधर हांजी चैंग की बॉडी से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरी पावर को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर साइड इफेक्ट और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। दरअसल चैंग अभी वापस नहीं आया था, सिस्टम या फिर बॉडी अपने आप
काफी मूव कर रही थी हांजी की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाकी बचे हेवनली किंग्स भी चारों तरफ से चैंग को घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अरेना के ऊपर बैठे हुए डीमंस चिल्ला के कहते हैं कि उसे मार दो मार दो, लेकिन हम लोग चैंग की आंखों को देखते हैं जो कि कतई शैतानी लग रही थी। इसके बाद चैंग वहां पे अपनी पावर को बस रिलीज ही करता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा मात्रा में ओवरफ्लो होती है कि आसपास जो हेवनली डीमंस खड़े थे वो सभी उसके टच में आते ही मारे जाते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं और चैंग बेखौफ आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इसको देख के ल्यूक के साथ साथ जो डीमन अभी चीयर कर रहे थे उन सभी की फट जाती है। इसी बीच हम लोग हांजी को देखते हैं जो कि उत्तेजित हो रही थी जब उसकी एनर्जी को चैंग की बॉडी कंज्यूम कर रही थी। और मैं ऑथर्स को लात मारना चाहता हूँ कि ऐसे कूल टाइम में हवस मत दिखाया करो। जिसके बाद चैंग की बॉडी अपने एक हाथ को ऊपर करती है और उसमें एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है, जिससे हांजी समझ जाती है कि चैंग की बॉडी पूरे डीमन वर्ल्ड को एक ही बार में निगलने वाली है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे उस मूव का इस्तेमाल करता है और वो मूव इतना शक्तिशाली था कि वो एक ही बार में पूरे डीमन वर्ल्ड को खत्म कर देता है और सभी को मार देता है। और जैसे ही चैंग की बॉडी उस मूव को खत्म करती है तो इधर हांजी कुछ ऐसी आवाजें निकालती है। जिसके बाद में हम लोग कॉन्गमिंग को देखते हैं जो कि भागते हुए डीमन वर्ल्ड की तरफ आ रहा था ताकि वो ये बता सके कि डीमन लॉर्ड को सील कर दिया गया है। अगर वो लोग वहाँ पे वॉर करने के लिए जाते हैं तो सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन जब कॉन्गमिंग वहाँ पे डीमन वर्ल्ड को आकर देखता है तब उसकी आंखें फट जाती हैं क्योंकि डीमन वर्ल्ड को तो किसी ने खत्म ही कर दिया था और वहाँ पे बस ल्यूक ही बचा था और पता नहीं ये भड़वा क्यों बच गया। वैसे ल्यूक के हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे, वो दर्द में कांप रहा था और उसकी हालत बिल्कुल खराब थी और वो अपने मन के अंदर कहता है कि उसने कभी भी एक ऐसे डीमन को नहीं देखा है जो कि अपने एक ही मूव में पूरे के पूरे डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद हम लोग चैंग के मास्टर को देखते हैं जो कि अपनी जान बचा के भाग चुका था, जिसके बाद वो अपनी जान बचा के बस भाग ही रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये मानवा बस खत्म ही होने वाली है और अगले कुछ ही एपिसोड्स में ये खत्म हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 4 एपिसोड आ सकते हैं, इसीलिए मैं कोई नई मानवा ढूंढ रहा हूँ। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं कोई नई मानवा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि चैप्टर्स कम होते हैं, इसीलिए मैं कोई पुरानी ढूंढ रहा था और मुझे ये मानवा मिली है जो कि ज़ॉम्बी से रिलेटेड है और ये काफी अच्छी मानवा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये चाइनीज मानवास में बेस्ट में से आती है। और हाँ, मुझे पहले से ही पता है कि इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है लेकिन पता नहीं कितने चैप्टर किए गए हैं। और इस मानवा का नाम है जिनहुआ कुआंग चाओ और इसीलिए मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और हमने वैसे भी कई सारी ऐसी मानवास को एक्सप्लेन किया है जो कि पहले से एक्सप्लेन की थी, लेकिन तुमने सपोर्ट दिखाया इसीलिए मैंने उन्हें ज्यादा एक्सप्लेन किया है। इसीलिए तुम लोग सपोर्ट दिखाओ तो मैं इसे भी खत्म कर सकता हूँ। और इसमें चैप्टर ज्यादा है, करीब 200 के आसपास है, यानी कि एपिसोड ज्यादा होंगे। तो ये काम अब तुम्ही को करना है, मैं क्यूट तो बन नहीं सकता हूँ कि प्यार से बोलूं, इसीलिए बताओ बाकी ये बड़वा जिंदा कैसे बच गया, तुम लोग मुझे ये कमेंट में बताओ।